नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद भाई। बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लाइव आ गए। जय हिंद सभी को। तो आज जो है वो है मैथ फाउंडेशन बैच का क्लास नंबर 12, जिसमें हम करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस को। क्योंकि 4 क्लासेस में जो है प्रॉफिट लॉस के मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है, और आज हम कवर अप करेंगे पूरे मिसलेनियस क्वेश्चन को। फिर इसके बाद हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का केस पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 का। तो कैसे हैं आप लोग। बढ़िया भाई। चलो, राम राम। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, इस वजह से जो है मैंने 8 बजे से ही क्लास को लगाया है, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस हम करवा सके आज की वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपको बताया जा सके। ठीक है। फिक्स टाइम रखते हैं। फिक्स टाइम जो है वो 8:30 बजे से है रोज रात। आज टाइम 8 बजे इसीलिए रखा है ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम ज़्यादा टच कर सकें। ठीक है भाई। चलो, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। सभी लाइव आ चुके हैं। बहुत अच्छे भाई। जिनका जीडी का पेपर चल रहा है उनको जो है हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितना पढ़ाया है क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ पेपर आ नहीं रहा। तो बस नॉर्मल अपना रिवीजन करके जाइए, पेपर को एकदम तोड़ फोड़ दीजिए, बिल्कुल कंप्यूटर को भी फोड़ दीजिए जाके वहां पे, और बढ़िया से जो है स्कोर लेकर आइए। तो बात करते हैं फाउंडेशन बैच की। आप सभी जो है फाउंडेशन बैच के बारे में जानते हैं कि मैथ्स फाउंडेशन बैच हमारा यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सभी वीडियोस जो हैं इसके प्लेलिस्ट के काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। 20,000, 25,000, 17,000 के व्यूज़ जा रहे हैं इस पे, जो वीडियोज़ हो चुके हैं। तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हर वो कंसेप्ट को मैंने बता रखा है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल। बात करते हैं मेरे बारे में। तो मेरा नाम आदित्य रंजन है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का ऐसा कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो हमने क्रैक नहीं कर रखा हो। सभी एग्जाम्स को हमने क्रैक भी किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, और हमारा सिलेक्शन भी है सीजीएल में। सीजीएल के मेंस में हमारा मैथ्स में 200 में 227 स्कोर है, और टोटल 700 में 644 है। रीजनिंग में भी बात करें तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों में प्री में 50 50 50 है। तो आपको मेरी गाइडेंस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो प्री के पेपर निकालने में हो, या मेंस का पेपर निकालने में हो, या डिस्क्रिप्टिव का पेपर निकालने में हो। तो वीडियो के बीच बीच में मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा, आप अपने कमेंट भी छोड़ते रहेंगे वीडियो में। अगर कोई बात की परेशानी है तो हम उस पर भी बात किया करेंगे। ठीक है। बात करते हैं इस फाउंडेशन बैच की। तो ये फाउंडेशन बैच इन सभी एग्जाम्स को कवर अप करता है। आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं आपको। तो शेरशाह बैच, शेरशाह मैथ स्पेशल बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और 25 अक्टूबर को मैथ स्पेशल बैच ये स्टार्ट हुआ है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, एकदम मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, कोई पर्टिकुलर टाइप पर फिक्स नहीं होगा, तो इस पर हम किसी भी तरह के कंसेप्ट लगाएंगे, और सबसे बेस्ट अप्रोच इनके सीखने वाले हैं। बहुत अच्छे। डीएस मिखेल, सूरज कुमार, मोहम्मद दाऊद, बालकृष्ण कुमार, अंबिका कुमार, सभी जो है भाई वीडियो को एक बार हर जगह पे शेयर कर दीजिए। हेमंत कश्यप, बहुत अच्छे भाई, वीडियो को शेयर कर दो हर जगह पे। सबसे पहला क्वेश्चन, एक दूध वाले ने 630 रुपए में 70 लीटर दूध खरीदा, और उसमें 5 लीटर पानी मिला है। कितना लीटर दूध खरीदा भैया? 70 लीटर दूध खरीदा है, और 5 लीटर पानी मिलाया है। यदि वह इसे 9 रुपए प्रति लीटर के दर पर बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा? ठीक। हाँ, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करें मेंस वाला, इसके बारे में बहुत अच्छा बात आपने पूछा है कि सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाए। तो देखो, सबसे पहले बात होती है कि आपने क्वेश्चंस कितने गलत किए हैं और कितने सही किए हैं। उस आधार पर आप अपने एनालिसिस को बिगिन करें। ठीक है। जैसे मानो कि अब किसी के 80 सवाल ही गलत हैं, यानी आपको पूरा पढ़ने की जरूरत है, फिर मॉक रोक दीजिए। लेकिन अगर आपके 20-30 सवाल गलत होते हैं तो आप देखिए कि वो किस किस चैप्टर में या किस किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। उस टॉपिक को बार बार पढ़िए, रिविजन करिए, ताकि अगली बार उससे कोई गलती ना हो। ठीक है। ये मॉक को रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक। अब सवाल आपके सामने है, बोला गया है 70 लीटर का दूध आपने खरीदा है, और कितने में? तो 630 रुपए में। 5 लीटर पानी उसमें डाल दिया और 9 रुपए प्रति लीटर में बेचा, तो लाभ कितने का होगा? अब जैसे प्रॉफिट हम सुनते हैं, हमारे मन में क्या विचार आता है? हमारे मन में यह विचार आता है कि यार प्रॉफिट निकालना है तो सीपी और एसपी यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों का पता होना जरूरी है। ठीक है। अब यह सवाल थोड़ा ट्रिकी है, इसमें सभी चीजों की आवश्यकता नहीं है। आप एक सिंपल बात को समझिए। तो आपने 630 रुपए में कितना खरीदा? 70 लीटर। यानी अगर हम प्रत्येक लीटर की बात करें तो प्रत्येक लीटर को आपने खरीदा कितने में है? प्रत्येक लीटर को आपने 9 रुपए में खरीदा, और प्रत्येक लीटर को बेचा भी कितने में है? तो प्रत्येक लीटर को आपने 9 रुपए में बेचा है। यानी 9 रुपए में खरीदा है, 9 रुपए में बेचा है। ठीक है। लेकिन फायदा कैसे होगा? तो फायदा हमें इस एक्स्ट्रा 5 लीटर
कि पानी से होगा। यानी ये जो 5 लीटर है ना, ये हमें फायदा कराएगा, क्योंकि ये 5 लीटर पानी मुफ्त की थी जिसको हमने दूध के दर पर बेच दिया। यानी अगर हम बात करें अपने प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट हमारा कितना होने वाला है 5 लीटर का, कितने के ऊपर 70 के ऊपर। 5/70 कितना होता है 1/14, और 1/14 को बट्टे में कितना बोलते हैं बता दो तो 7 सही 1/7। 7 सही 1/7। समझ में आ गया बात। कोई जरूरत नहीं है गुना करने की, कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, कोई जरूरत नहीं है टोटल कॉस्ट निकालने की। यही बात समझिए। जैसे अंजलि श्रीवास्तव ने 500/70 किया, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने पूरा गुना किया होगा। उन्होंने पहले निकाला होगा 70 जमा 5 75, 9 से गुना किया होगा। इतना आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल एक बात को समझो कि आपने किस रेट पर खरीदा, तो आपने 9 रुपए पे खरीदा था। बेचा किस रेट पे? 9 रुपए पे। खरीदने का रेट समान है, बेचने का रेट समान है। फायदा होगा किसकी वजह से? पानी की वजह से। 5 लीटर का फायदा कितने के ऊपर? 70 लीटर के ऊपर। 5/70 1/14 होता है। 7 सही 1/7 टिक करिए और आगे बढ़िए। सेकंडों के सवाल है। अप्रोच सही लगाएंगे तो पेपर तोड़ देंगे, ठीक है। और अगर अप्रोच सही नहीं है तो सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। रोज शाम 8:30 बजे आप यही तो सीखते हैं कि अप्रोच क्या लगाना है, ताकि पेपर में जो हमारा सिलेक्शन काफी अच्छा हो पाए। ठीक, चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर परिचारित लाभ जो होगा वो कितने का होगा। यानी जो अगर लाभ है, जो प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस पर है, वही प्रॉफिट अगर सेलिंग प्राइस पर होगा तो कितने का होगा। सभी का आंसर आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। समझ में आया? सभी का आंसर देंगे, सभी आंसर देंगे। चलिए, आपको प्रॉफिट 20% का हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे। अगर किसी वस्तु पर 20% का लाभ होता है और वो कहां पर? क्रय मूल्य पर होता है, तो कल के दिन आपका एग्जामिनर विक्रय मूल्य पर लाभ पूछ सकता है। विक्रय मूल्य पर लाभ कैसे बताएंगे बताइए। प्रॉफिट कितने का है? 20%। 20% को कितना लिखते हो बताओ जल्दी से? 1/5। नीचे वाला क्या होता है? लाभ अगर क्रय मूल्य पर है तो नीचे वाला हमारा क्रय मूल्य होगा और ऊपर वाला क्या होगा? लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस पर विक्रय मूल्य पर लाभ बताइए, तो आप बोलेंगे सर ठीक है, विक्रय मूल्य पर क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर? सेलिंग प्राइस के ऊपर। कितने का लाभ है? तो 1 का लाभ है। 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए में लाभ कमाया, तो बेचोगे कितना में? 5 में 1 का लाभ, यानी 1/6। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 सही 2/3। बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से मुझे एक बात बताओ, अगर कल के दिन मैंने कह दिया 25% का लाभ है और किस पे है? सीपी पे है। मुझे बता दो 25% का लाभ अगर सीपी पर है तो एसपी पर यही प्रॉफिट कितने का होगा? एसपी पर यही प्रॉफिट कितने का होगा? जल्दी से बता दीजिए। 25% का लाभ सीपी के ऊपर, तो एसपी पर कितने का होगा? यह सवाल आज के जीडी के पेपर में भी था, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, 25% सीपी के ऊपर तो एसपी के ऊपर कितना होगा? तो बोलेंगे सर सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। 25% सीपी है यानी 1/4। 25% का बट्टा 1/4, यानी 1 रुपए का लाभ कितने के ऊपर? 4 रुपए के ऊपर। अभी भी लाभ जो होगा वो हमारा 1 रुपए का ही होगा, लेकिन 4 जमा 1 5 के ऊपर होगा। तो हम बताएंगे सर अब हमारा जो लाभ है 1/5 यानी 20%। अब आपको एक बड़ा मजेदार फंडामेंटल हम आपको बताते हैं। ऐसे सवालों में आप एबी रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एबी रूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप मुझे खुद बताओ। क्या आपको एबी रूल हमने प्रतिशत में पढ़ाया था? बताओ, प्रतिशत में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो आप बोलेंगे हाँ सर पढ़ाया था। तो बस एबी रूल यहां लगाना है और कुछ नहीं करना। पेपर में इतना बैठ के लीपापोती मत करो। 20% का प्रॉफिट है, 20% के प्रॉफिट को तोड़ोगे बट्टे में तो 1/5 आएगा। प्लस का उल्टा मान लो, यहां पर कुछ नहीं होगा, 1 आएगा तो 1 आएगा, और 5 + 1 यानी 1/6। 1/6 हमारा उत्तर हो जाएगा 16 सही 2/3। एबी रूल लगाइए, सेकंडों में आंसर पाइए। कहां पर? जब आपका लाभ क्रय मूल्य पर दिया गया होगा और विक्रय मूल्य पर आपको निकालना होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर समझिए 25% का किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर, विक्रय मूल्य पे निकालना है। 25% को बट्टे में तोड़ो 1/4। 1 है तो 1 आएगा, 4 जमा 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1/5 20%। अगला सवाल आपके लिए जल्दी से, आप मुझे बताओ, अगर आपका लाभ 11 सही 1/9 होता है, किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर होता है। हमने कहा एसपी के ऊपर, बता दो बबुआ एसपी के ऊपर कितना होगा? जल्दी से सेकंडों में आंसर दोगे। बोलोगे सर 11 सही 1/9 किसके ऊपर है? सीपी के ऊपर है। तो इसका बट्टा कितना हो गया? इसका बट्टा 1/9 का हो गया। लाभ है तो प्लस करेंगे, 1 है तो यहां 1 आ जाएगा, 9 जमा 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/10 यानी 10% का क्या होगा? फायदा होगा किसके ऊपर? विक्रय मूल्य के ऊपर। 10% का फायदा, 10%। 1/10 बट्टे में कितना होता है? 1/10 अगर बट्टा में है तो प्रतिशत में 10% के बराबर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नुकसान की, बात कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा मुझे 12.5% का क्या हो गया? लॉस हो गया। किसके ऊपर हो गया? तो सीपी के ऊपर हो गया। मैंने कहा यही लॉस
मुझे एसपी के ऊपर कितना होगा बताओ, यही लॉस मुझे एसपी के ऊपर कितना होगा बता दो। तो 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8, यानी बोलोगे सर 1 रुपया का नुकसान हमको हो गया है, कितने के ऊपर 8 रुपए के ऊपर, 1 रुपया का नुकसान हो गया है 8 रुपए के ऊपर। सेलिंग प्राइस पर यही लॉस परसेंटेज बताना है, नुकसान कितने का है तो बोलोगे 8 रुपए का। और 8 रुपए का देखो 1 रुपए का नुकसान हो गया, सामान था कितने का 8 का और 1 का नुकसान था, तो बेचे कितने में हो गए, यानी 8 में 1 की कमी, यानी 1/7, और 1/7 कितना होता है तो 14 सही 2/7%। या फिर अगर बिना चाहो बिना फॉर्मूला कुछ नहीं आता, सिर्फ इतना आता है कि 10वीं क्लास के बच्चे को एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी बिठा दो और बोलो बेटा इसका आंसर दे दे, तो बोलेगा सर 12.5 होता है 1/8 के बराबर। लॉस है तो लगा दीजिए माइनस, 1 है तो 1 लिख दीजिए, 8 - 1 कितना हो गया तो 7 हो गया, 1/7 जो कि होता है प्रतिशत में सर 14 सही 2/7। यानी जब भी आपका एग्जामिनर क्रय मूल्य का नुकसान देकर विक्रय मूल्य पर नुकसान पूछे, ए भी रूल लगाइए और आंसर सेकंडों में पाइए। समझ में आ गया मेरा बात। जैसे अगर मान लो कि आपका अगला एग्जामिनर 5 सही 5/19%, 5 सही 5/19% का लॉस देता है, किसके ऊपर देता है सीपी के ऊपर, और पूछता है बेटा बता एसपी के ऊपर ये नुकसान कितने का होगा, कैसे बताओगे बताओ। कुछ सीख रहे हो इस क्लास में, डेली शाम 7 को अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, तो सही चीज सीखो, सही तरीका सीखो जो आपके किताबों में नहीं दी गई होगी और जो आप इस वीडियो में सीखकर अपने आप को एकदम बारूद बनाएंगे। समझ में आ गया बात। तो 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 कितना होता है, 5 सही 5/19 1/19 होता है। प्रतिशत से बट्टा याद होना चाहिए, समझ लो बात को, ठीक है। जैसे 14 फरवरी को क्या होता है, 15 फरवरी को क्या होता है, बिना बोले दिमाग में याद है ना, तो प्रतिशत से बट्टा और बत्ते से प्रतिशत याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो बाबू। समझ में आया बात। 5 सही 5/19 कितना हो गया तो 1/19, नुकसान है तो क्या करोगे माइनस करोगे, 1 है तो यहां पर 1 आ जाएगा, 19 में से 1 गया मेरे भाई तो 1/18। अब बोलोगे सर 1/18 आ गया, इसको प्रतिशत में कैसे बदले, किसी भी संख्या को कैसे बदलते हो प्रतिशत में बताओ, किसी भी संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुना करते हैं। किससे करते हैं, 100 से गुना करते हैं। 2 से काटो तो 9 बार में, 2 से काटो 50 बार में, 50/9, 5 सही 5/9%, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 सही 5/9, 5 सही 5/9। समझ में आ गया। 9 × 5 = 45 और 5 50/9% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी भी सभी के उत्तर सही नहीं आ रहे, सभी उत्तर दो मेरे भाई, सभी उत्तर दो, इस बात का ध्यान रखो। और सही उत्तर देना है, थोड़ा हाथों को कस दो, रजाई से बाहर निकालो और उंगलियों को थोड़ा कष्ट करके जो है यहां पर कमेंट करो और सही आंसर दो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगर मैं आपको बोलूं 14 सही 2/7% का नुकसान है और किसके ऊपर है, ये नुकसान आपका सीपी के ऊपर है, बता दो एसपी के ऊपर कितना होगा। क्रय मूल्य के ऊपर इतने का नुकसान है तो विक्रय मूल्य के ऊपर कितने का नुकसान होगा बता दो। बिल्कुल धुआं धुआं कर देना आज इस सेशन में। ठीक है, हर जगह वीडियो को शेयर करिए, हर जगह वीडियो को लाइक करिए, जहां जहां पर हो पाए शेयर करिए ताकि आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है भाई, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7 कितना हो गया 1/7। लॉस है तो माइनस कर दो, 1 आएगा तो 1 आएगा, 7 में से 1 गया 1/6, 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इतने सवाल आपने लगाए, क्या आपने कुछ देखा, क्या आपने कुछ सीखा, आपने नया क्या सीखा, वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को देखना। एक बार सारे सवालों पे वापस से हम चलते हैं, सभी सवालों पे। अब जो मजेदार बात आप सीखेंगे वो देखिए। आप मुझे बताइए, आप क्रय मूल्य पर 20% का लाभ जब कमा रहे थे और मैंने कहा विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तो विक्रय मूल्य का लाभ कितना आया था 16 सही 2/3। बताओ 20 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो बोलोगे सर 20 बड़ा है। यानी एक बात अपने डायरी में तो अभी नोट कर ही लो, और क्या नोट करोगे कि जब भी व्यक्ति को लाभ कमाना होगा तो क्रय मूल्य का लाभ हमेशा ज्यादा होता है विक्रय मूल्य के लाभ से। समझे, यानी किसी वस्तु का दाम 100 रुपए है और उसको मैंने 120 रुपए में बेचा, तो 20% का तो मुझे लाभ हो गया, लेकिन वही 20% का लाभ अगर मैं कैलकुलेट करने के लिए सोचूं विक्रय मूल्य पे, तो उसको मुझे ज्यादा में बेचना होगा। या सिंपल भाषा में आप ऐसे कह सकते हो कि वही लाभ क्रय मूल्य पर ज्यादा होता है और वही लाभ का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर कम होता है। यानी आपको बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो समझिए। कल के दिन अगर आपका एग्जामिनर ये बोलता है कि 25% का लाभ किसके ऊपर है, 25% का लाभ जो है, या आपका एग्जामिनर मान लो ऐसा बोल दे, भयंकर वाला डेटा दे दे, 24.89% का लाभ किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, एकदम नया सीखोगे, एकदम फ्रेश सीखोगे, और पूछेगा बताओ एसपी पर कितने का लाभ होगा, और आपके ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे, कितने ऑप्शंस दिए जाएंगे, कुल मिला के 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आपका होगा 27.31%, दूसरा ऑप्शन आपका होगा 26.31%,
21.56%। तीसरा आपका ऑप्शन होगा क्या होगा 21.42% और चौथा ऑप्शन होगा आपका 35%। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो यहां पर 35%, यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन हमारा कितना है, नन ऑफ दीज है। मैंने आपको क्या कहा, सिंपल डेटा देता हूं तो कैलकुलेट कर लेते हो। आपका एग्जामिनर 20% देगा तो 20% को बड़ा खुश होकर 1/5 में कन्वर्ट कर लोगे, लेकिन बबुआ अगर एग्जामिनर तुम्हारा ऐसा परसेंटेज दे दिया तो क्या तुम कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। कैसे दोगे 1 सेकंड में आंसर, तो बोलोगे सर ने एक कंसेप्ट बताया था, और क्या बताया था कि क्रय मूल्य पर अगर लाभ इतना है तो विक्रय मूल्य पर जो लाभ होगा वो हमेशा 24 से कम होगा, हमेशा 24 से कम होगा। विक्रय मूल्य पर जब भी लाभ कमाओगे 24 से कम ही कमाओगे। ये ज्यादा है 24 से, ये भी 24 से ज्यादा है, ये भी 24 से ज्यादा। आंसर कितना होगा, नन ऑफ दीज। आंसर कितना होगा मेरे भाई, नन ऑफ दीज। इस बात को समझिए, दो कंसेप्ट हमने सीखा। पहला कंसेप्ट ये सीखा कि अगर क्रय मूल्य पर लाभ दिया गया है तो विक्रय पर कैसे कमाएंगे, तो ए बी रूल लगाकर। लेकिन आपका एग्जामिनर मेरी वीडियो देख रहा है, वो समझ रहा है कि इसने तो ट्रिक बता दिया, अब इसने ट्रिक बता दिया तो हम बच्चे को फंसाएं कैसे, तो वो बच्चे को ऐसा डेटा देके फंसाएगा। लेकिन ऐसे डेटा में भी आप कमाल कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर इतने % का लाभ सीपी के ऊपर है तो एसपी पर कभी भी इससे कम का ही लाभ होगा। इससे कम वाला जो डेटा होगा वो हमारा आंसर होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है, फंसेंगे आगे कभी आगे से। उसी तरीके से देखिए, अगर 25% का जो है यहां पर नुकसान पे चले आते हैं, एक बार हम नुकसान पे चले आते हैं। अब नुकसान पे देखो 12.5% का नुकसान है, 12.5% का नुकसान सीपी के ऊपर है। लेकिन जब एसपी पर बात करने जाते हैं तो वो नुकसान बढ़ जाता है, वो नुकसान बढ़ जाता है। तो इसी के ऊपर एक बढ़िया सवाल भी आपका एग्जामिनर दे सकता है कि अगर हमें 11.23, ठीक है, 11.235% का लॉस है, और ये लॉस किसके ऊपर है, ये लॉस हमारा सीपी के ऊपर है। तो हमसे पूछेगा बता बेटा यही लॉस प्रतिशत एसपी पे कितने का होगा, और पहला ऑप्शन आपके सामने देगा 10% का, दूसरा ऑप्शन आपके सामने देगा 5% का, तीसरा ऑप्शन आपके सामने देगा 11.11% का, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने देगा मान लो नन ऑफ दीज। अब मेरे भाई बताओ एक बात, क्या उत्तर होगा यहां पे, क्या उत्तर होगा सही उत्तर? आप बोलेंगे सर सीपी पर अगर 11% का नुकसान है, सीपी पर अगर 11% का नुकसान है तो यहां पर फाइंड लॉस परसेंट है ना, फाइंड लॉस परसेंटेज ऑन एसपी। सीपी पर अगर 11% का नुकसान है तो एसपी पर इससे ज्यादा ही नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान होगा। 11 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ना ये दिख रहा, ना ये दिख रहा, ना ये दिख रहा, मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो दो बातें सीखी, पहला अगर 20% का लाभ हो रहा है सीपी पे तो एसपी पर उससे कम का लाभ होगा। दूसरी बात क्या सीखा, अगर 20% का नुकसान हो रहा है सीपी पे तो नुकसान 20% से ज्यादा होगा। एक बार लिख देता हूं बोर्ड पे, फोटो खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फायदे में रहोगे। समझना मेरी बात को, अगर 20% का क्या है, प्रॉफिट है, 20% का क्या है, प्रॉफिट है, किसके ऊपर प्रॉफिट है, सीपी के ऊपर। तो जब हम बात करेंगे एसपी पे तो ये हमेशा 20% से क्या होगा, तो बोलोगे सर 20% से कम होगा, 20% से कम होगा, 20% से कम होगा, बात खत्म मेरे भाई। 20% से कम होगा, एसपी पर जो लाभ होगा, एसपी पर लाभ, एसपी पर लाभ 20% से कम होगा। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर 20% का नुकसान है, अगर 20% का नुकसान किसके ऊपर है, नुकसान है सीपी के ऊपर, सीपी के ऊपर है तो एसपी पर यही नुकसान, एसपी पर जो नुकसान होगा, ये एसपी पर नुकसान का जो प्रतिशत होगा, ठीक है, एसपी पर नुकसान का परसेंट हमेशा ध्यान रखना 20% से ज्यादा होगा, 20% से ज्यादा होगा। यानी लाभ कम होगा और नुकसान ज्यादा होगा। जैसे उसको सीपी से किस में बदलोगे, जैसे उसको सीपी से एसपी में बदलोगे, लाभ की वैल्यू कम हो जाएगी और नुकसान की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया मेरे बात, क्लियर हो गया मेरे भाई इस बात को, ठीक है। और कैसे निकालेंगे वो भी तरीका बताया था, किस मेथड से निकालेंगे, तो ए बी रूल के मेथड से निकालेंगे। हर जगह वीडियो को शेयर करते रहिए, हर जगह वीडियो को वायरल करते रहिए आप लोग, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। यूं समझ लीजिए आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कुछ नया है, बिल्कुल नया है, ना हमने आज तक ऐसे क्वेश्चंस अपने पेड बैचेस में कराए हैं और ना ही यूट्यूब पे कराए हैं, और ऐसे सवाल जो है आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। रेलवे में ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो रेलवे की बात करते हैं एनटीपीसी में। तो सवाल देखिए क्या है, सवाल में आपसे बोला गया है कि एक किताब को, ठीक है, यदि 150 से 300 के मूल्य पर खरीदी पुस्तक को 250 से 350 के बीच मूल्य पर बेचा जाता
जाता है। यानी रेंज खरीदने का क्या है तो 150 से 300 है, और बेचने का रेंज क्या है तो बेचने का रेंज 250 से 350 है। और उसमें बोला गया तो 15 पुस्तकों को बेचने में सबसे अधिक संभावित लाभ क्या हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ये बता दो पहले, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलो खरीदने का रेंज क्या है तो खरीदने का रेंज 150 से 300 तक है। यानी खरीदने का जो रेंज है 150 रुपए से 300 तक खरीद सकते हो, और बेचने का 250 से 350 तक बेच सकते हो, ये आपके ऊपर है। और बोला गया 15 पुस्तकों को बेचने से सबसे अधिक संभावित लाभ। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, गौरव मिश्रा कहते हैं सर कमेंट तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, पूरी बात बताओ सर, पूरी बात क्या बताएं, बताओ क्या चाहते हो आप मुझसे, पूरी बात क्या सुनना चाहते हो मेरे भाई, बताओ आप पूछो हम बताएंगे। ठीक है, चलो मेरे कहने का मतलब है यहां पर कि आपको ज्यादा लाभ कमाना। आप एक बात बताओ, हमारा मुन्ना है, और हमारा मुन्ना जो है लॉकडाउन में बेचारा बड़ा परेशान हो रखा है, सारे काम धंधे हमारे मुन्ने के बर्बाद हो रखे हैं, लेकिन उसको एक बात समझ में आता है, और क्या समझ में आता है कि लोग चाहे कितने भी परेशान हो जाएं, राशन जो है, राशन का बिजनेस करेंगे तो हमेशा सफल रहेंगे। ठीक है, राशन का बिजनेस कर लो, और उसके बाद कौन सा बिजनेस कर लो तो उसके बाद पीने की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि लोग तो इसके सर्च में आ ही जाते हैं। तो इन दो चीजों का उसने व्यवस्था कर लिया, पीने का क्या तो दूध पीने का, कुछ और मत सोचना। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पे, उसने बिजनेस यहां पे शुरू किया। अब मुन्ना यहां पर भैया आ चुका है, दुकान खोल चुका है, अब उसको पता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ कमाना है। ठीक, और वो अपने सामान को जो है खरीदने का रेट उसके पास है कि कोई भी सामान लेके आता, मान लो चावल लेके आता है, तो चावल का जो उसके पास रेट है जहां से वो खरीद के लेके आएगा 150 रुपए से 300 रुपए तक का रेट है उसके पास। और बेचने जब अपने दुकान में जाएगा तो उसके दुकान में वो 250 रुपए से 350 तक वो उसको मार्क कर सकता है। पूछा गया है बताओ यहां पर कि ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कितने का कमाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ, तो मुझे बताओ एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा लाभ कब कमा सकता है, जब वो कम से कम में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा में बेचे। बताओ, ठीक है, जब वो सामान को कम से कम में खरीदेगा और ज्यादा से ज्यादा में बेचेगा तभी तो वो ज्यादा लाभ कमा पाएगा। यानी उसको एकदम सबसे कम कीमत पे खरीदना पड़ेगा अपने सामान को, तो वो खरीदेगा कितने में तो बोलोगे सर 150 रुपए में, और बेचेगा कितने में तो सबसे ज्यादा रेट पे यानी 350 रेट पे। तो खरीदेगा 300 में और बेचेगा कितने में 350 में, तो 1 किलो पे वो फायदा कितने का कमाएगा तो 1 किलो पे फायदा वो 200 रुपए का कमाएगा। 1 किलो का फायदा उसका कितना होगा 200 रुपए का, और कितनी 1 किलो कह रहा हूं एक वस्तु पे, और कितने सामान उसको बेचने हैं मेरे भाई तो 15 सामान बेचने हैं, तो एक पर अगर फायदा 200 का तो 15 पर कितने का, तो 15 पर जो फायदा होगा वो 3000 रुपए का होगा। ये हमारा आंसर होगा। खरीदने का रेट कितना रहेगा तो 150 रुपए, बेचने का रेट कितना रहेगा 350, तो टोटल जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा, प्रॉफिट हमारा 3500 का आ जाएगा। ठीक है, अंजलि दुबे कहते हैं ये न्यू टाइप लग रहा है। आज के सारे सवाल आपको नए ही लगेंगे, एकदम मिसलेनियस में नए क्वेश्चन जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। ठीक है, सवाल में क्या बोला गया, खरीदने का रेट जो है वो फिक्स हो गया, बेचने का रेट फिक्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, सबसे कम में खरीदो, सबसे ज्यादा में बेचो और लाभ कमा लो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा आपके सामने कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब ये सवाल की बात करोगे ना, 1000 बार ये सवाल पूछ चुका है हर परीक्षा में, 1000 बार पूछ चुका है, तो इसलिए एक नजर जरूर देख लो। गारंटी कह रहा हूं जितना पढ़ा रहा हूं उससे बाहर किसी भी एग्जाम में मैथ्स में नहीं आने वाला। इसको कायदे से पढ़ के रट के घोल डालो पूरे अपने दिमाग में, इतना पढ़ लिया तो सिलेक्शन तय है। अब बात करते हैं यहां पे 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। लाभ होगा या हानि होगा बताना है, और कितने प्रतिशत का होगा वो बताना है। अब ऐसे सवालों में देखो, अगर बेसिक से करोगे बच्चे की तरह तो बोलोगे सीपी, ठीक है, कितने वस्तुओं का सीपी तो बोलोगे सर 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है कितना, तो बराबर है यहां पर 15 वस्तुओं के एसपी के। 10 वस्तुओं का सीपी बराबर होगा 15 वस्तुओं के एसपी के। सीपी को यहां पर लिखोगे, एसपी को नीचे लेकर आओगे, फिर उसके बाद बोलोगे सर 15/10 कितना हो जाएगा 15/10, फिर काटोगे तो कटेगा 5 से 3 बार में 2 बार में। तब बोलोगे सर सामान कितने का तो 3 रुपए का, बेचा कितने में 2 रुपए में, तो लॉस हुआ कितने का लॉस हुआ तो बताओ 1 रुपए का लॉस हुआ। कितने के ऊपर हुआ 3 के ऊपर हुआ, तो 1/3 को 100 के साथ गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3। लेकिन क्या परीक्षा में हमारे पास इतना समय है कि हम इसका उत्तर ऐसे दे पाए, तो बोलोगे नहीं सर इतना समय नहीं है, तो कैसे उत्तर दोगे। देखो बेसिक तरीका क्या हो गया, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यह बात स्पष्ट रूप से क्लियर है। ठीक है,
10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 के विक्रय मूल्य के, तो यहां पर क्रय को सीपी रखा, एसपी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, और 10 बटे 15 बटे 10 यानी 3 बटे 2, तो नुकसान हो गया 1 का। 3 के सामान को 2 में बेचोगे तो 1 का नुकसान, कितने के ऊपर? 3 के ऊपर, 33 सही 1 बटे 3। लेकिन पेपर में इतना नहीं करना, पेपर में इतना नहीं करना, इस बात को ध्यान रखो, बहुत लंबा हो गया। पेपर में एक बात को समझना है, और वो क्या समझना है, उसको समझने के पहले एक छोटी सी बात को समझना होगा। अगर हम कल के दिन यहां पर लिखते हैं 2x बराबर 3y ना, तो आपको यहां पर यह लिखने की आवश्यकता ना पड़े कि x बटे y बराबर 3 बटे 2, और फिर उसके बाद तब बताओ x का मान 3 है और y का मान 2 है। पेपर में बेटा 1 सेकंड भी मेरे भाई अगर बचा रहे हो ना, 1 सेकंड भी, एक डॉट भी बचा रहे हो, तो वो एक बिंदु भी तुम्हारा 1 सेकंड बचा रहा है, इस बात को ध्यान रखो। तो पेपर में तो आपने इतना सारा लाइन लिख दिया, ये तो काफी समय ले गया होगा। कैसे करोगे? एक बात को हमेशा समझना पड़ेगा कि यहां पर जो y के साथ लगा है वो x का मान है, और जो x के साथ लगा है वो y का मान है। दोबारा से समझ लो, अगर कल के दिन मैं 2a बराबर 5b लिखता हूं, तो आपको सीधा स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि a का मान 5 है और b का मान 2 है। a का मान 5 है और b का मान 2 है, मतलब जिसके साथ जो भी होता है ना वो उसका सगा नहीं होता। ऐसे समझ लो ये दो पड़ोसी हैं, ठीक है, और इसको जो है इसकी वाली पसंद है और इसको जो है इसकी वाली पसंद है, वही डेटा होता है, वही करेक्ट आंसर होता है। सेम तरीके से यहां पर अगर हम बात करें सवाल में अपने, तो यहां पर जो है सवाल में हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है? देखिए सवाल में तो बोला गया है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ये 10 बेचारा किसके साथ है? सीपी के साथ, लेकिन इसको सीपी के साथ रहना पसंद नहीं है, यानी ये बोलोगे कि सर सामान का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 10 रुपए। और ये 15 किसके साथ है? एसपी के साथ, लेकिन जिसके साथ होता है वो उसका मान नहीं होता, तो ये 15 किसका मान है? तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस का। अब साफ तौर पर यहां दिख रहा है कि 10 रुपए का सामान कितने में बेचे हो? 15 रुपए में, सॉरी 15 रुपए का सामान कितने में बेचे हो? तो 10 रुपए में। 15 का सामान बेचे हो 10 में, नुकसान कितने का है? तो 5 का है। कितने के ऊपर? तो सीपी यानी 15 के ऊपर। 5 बटे 15 यानी कितना आ गया? 1 बटे 3, और 1 बटे 3 कितना होता है? 33.33%। समझ में आ गया? 33.33%। दोबारा से सीखिए, दोबारा से समझिए। मैंने कहा सीपी के साथ 10 है, जिसके साथ जो भी होगा वो उसका मान नहीं होगा, यानी ये 10 किसका मान होगा? तो ये 10 बगुआ मान होगा सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। और एसपी के साथ कितना लगा हुआ है? 15, तो ये 15 जो होगा वो सीपी का मान होगा। यानी सामान खरीदे कितने में? 15 में, बेचे कितने में? 10 में, नुकसान कितने का? 5 का। कितने के ऊपर? 15 के ऊपर। बात खत्म। 1 बटे 3 आंसर आ जाएगा 33.33%। अगला क्वेश्चन जो आज के पेपर में था, सेम तरीके से क्वेश्चन पूछा था, और क्या पूछा था वो भी देख लो। सवाल में आपको बोला गया था कि 10 वस्तुओं का, ठीक है, सीपी ऑफ 10 बराबर होगा एसपी ऑफ कितने के? 25 के। तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस है और कितने परसेंट का है? प्रॉफिट है या लॉस है और कितने परसेंट का है? सिंपल आंसर दे दोगे, बोलोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं। सीपी के साथ जो लगा है वो किसका मान है? एसपी का, और एसपी के साथ जो लगा है वो किसका मान है? सीपी का। यानी वस्तु का क्रय मूल्य था 25 रुपए और बेचा कितने में? 10 में। 25 के सामान को 10 में बेचा, नुकसान कितने का? तो 15 का। कितने के ऊपर? नुकसान हमेशा कैलकुलेट करते हैं क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 15 का नुकसान 25 के ऊपर, तो बोलोगे 3/5। 1/5 20% होता है, 3/5 कितना होगा बाबू? तो 60% हो जाएगा। क्लियर हो गया? बता दो जल्दी से, ठीक है। 3/5, 5 से काटोगे 3/5, 1/5 20%, तो 3/5 कितना आ जाएगा? 60%। क्लियर है? बताइए। अगला सवाल आप सभी के लिए आंसर देंगे, सेकंडों में आंसर आना चाहिए सभी का आंसर सेकंडों में आना चाहिए कि सीपी ऑफ 25 आर्टिकल बराबर है किसके बराबर है? एसपी ऑफ 35 आर्टिकल के। एसपी ऑफ 35 आर्टिकल के। बता दो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने का होगा? ये बता दो जल्दी से, बता दो बबुआ, जल्दी बता दो। आ जाओ चलो। सर प्रॉफिट लॉस में रिवर्स इज नॉट ट्रू। भैया रिवर्स क्या लगाना है? सैफुल इस्लाम मोल्ला बताइए क्या लगाएंगे आप? सैफुल जी रिवर्स किस चीज की बात कर रहे हैं आप? सही आंसर दीजिए। चलिए, आपने कहा कि सर देखो बात ऐसा है, आपने बताया है यहां पर कि जो 25 लगा है वो सेलिंग प्राइस है, यानी बेचे हैं हम 25 रुपए में और खरीदे कितने में थे? 35 में। तो 35 में खरीदा और बेचा 25 में, नुकसान कितने का? 10 का। कितने के ऊपर का नुकसान है? तो 10 का नुकसान 35 के ऊपर। 5 से काटेंगे तो 2/7। 1/7 कितना होता है? तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। यहां तो 2/7 है, यानी 14 का 2 गुना 28 सही 4/7% जो होगा वो हमारा
करेक्ट आंसर आ जाएगा 28 सही, 4/7 28 सही, बहुत शानदार। ठीक है सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, इससे ज्यादा भी स्लो पढ़ाएं क्या बताओ। 2/7, 1/7 14 सही, 2/7 होता है तो 2/7 कितना हो जाएगा 28 सही, 2/7। चलो आ जाओ अगला सवाल, आ जाओ बिल्कुल आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके सामने है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। आपने उसको एक निश्चित मूल्य पर बेचा, नुकसान फायदा कितने का हुआ 20% का। यदि वह इसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, एकदम नया है और ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फंसा देगा आपको। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एक्सीडेंट हो सकता है आपका, और हो सकता है आप गलत उत्तर को चूज करें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गलती करें तो एक बार सही उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, एक बार आप ऑप्शन बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा सही उत्तर क्या है और गलत उत्तर क्या है। सभी के सभी जो है एक बार जरूर आंसर करें इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, तब पता चलेगा कि आपने सही उत्तर दिया है कि गलत उत्तर दिया है। सवाल देखिए फिर से पढ़िए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है मेरे भाई। बोला गया है कि यदि वह उस वस्तु को दोगुने रेट पर बेचे तो फायदा कितने का होगा। अगर दोगुने रेट पर बेचोगे तो फायदा कितने का होगा। बहुत शानदार, जो हम चाह रहे थे वही उत्तर आ रहा है, सभी का उत्तर ए आ रहा है। बहुत अच्छे भाई, ठीक है बहुत आगे बढ़ने वाले हैं आप लोग, इतना आगे बढ़ने वाले हैं, मुबारक हो आपको। मिलते हैं -2.5 नंबर, माइनस में मिलेंगे नंबर आपको, ना ही प्लस में ना ही जीरो में, माइनस में मिलेगा। मुन्ना कुमार हो गए हमारे, ठीक है पंडित जी हो गए, बिल्कुल बहुत सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। इतनी बुद्धि आप लोगों की तेज है कि अब लग रहा है आप लोगों को चांद पे छोड़ना जरूरी हो गया है। ठीक है चलिए सवाल देखिए, आपने क्या सोचा, आपने सोचा अच्छा 20% का फायदा है। ठीक है 20% का फायदा हो रहा है, एक काम करो सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य को दोगुना कर दो तो 20 का डबल 40 हो जाएगा। यही तो सर पूछेंगे पेपरों में, तो ये आया था, सही उत्तर दे देंगे काम खत्म। अरे बाबू ऐसे नहीं होता, समझो पेपर देने जा रहे हो। ठीक है 20% का फायदा था, ठीक सेलिंग प्राइस को डबल कर दिए तो का 40% हो जाएगा। ऐसे करोगे तो फिर तो सरकारी नौकरी पास आनी दूर, ठीक है सपना भी सोचना पड़ेगा कि हाँ भैया होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। छोटे छोटे सवाल हैं, सोचो 20% का फायदा था, 20% का फायदा था तो सीपी कितना हो गया, तो सीपी 5 और एसपी कितना हो गया, तो बोलोगे सर 20% का बट्टा होता है 1/5, 20% का बट्टा 1/5, जहां 5 हमारा क्रय मूल्य होता है, 1 हमारा प्रॉफिट होता है। यानी 5 रुपए के सामान को हम कितने में बेचते हैं, तो 6 रुपए में। 5 रुपए के सामान को कितने में बेचते हैं, 6 रुपए में। बात हुई है यहां पर अपने सामान यानी अपने विक्रय मूल्य को डबल करने की, यानी 6 को दोगुने रेट पर बेचने की, 12 पर बेचने की। अब वही 5 रुपए का सामान है और उसको 12 पर बेच रहे हो, तो बताओ प्रॉफिट कितने का कमाओगे। तो बोलोगे सर ठीक है, यहां पर देखिए प्रॉफिट 5 के सामान को 12 में बेचते हैं, 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है, तो 5 के ऊपर हो रहा है, तो 7/5। 7/5 प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर दो, गुना कर दो। 5 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, 140% आएगा मेरे भाई, 140%, यानी 40 ना होकर 140 होगा। अब बहुत बच्चों की तेज बुद्धि यहां काम करेगी। अच्छा सर 40 आया था उसमें 100 जोड़ दीजिए, तो ऐसे उत्तर नहीं होता है। दोबारा से सुन लो, आपने क्या किया सवाल में, आपने अपने विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया। ठीक 20% का लाभ हो रहा था, यानी 5 के सामान को 6 में बेच रहे थे। आपने अपने विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, 6 के जगह पर 12 कर दिया, तो आपका लाभ कितने का होगा। कल के दिन आपके पेपर में पूछा जाएगा कि आप अपने विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दीजिए तो आपका लाभ कितना होगा। आप अपने विक्रय मूल्य को 5 गुना कर दीजिए तो आपका लाभ कितने का होगा। ये सभी सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, एकदम नए नए टाइप के हैं और ये पेपर में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ऐसे सवालों पर हमेशा पहले रेशियो नहीं, और सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम नया टाइप के ऊपर आपसे पूछा गया, किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचते हो और 25% के लाभ पर बेचते हो, अगर अपने सेलिंग प्राइस को डबल कर दोगे, विक्रय मूल्य को डबल कर दोगे तो लाभ कितने का होगा बताओ। क्या 25 का डबल 50 उत्तर होगा, 25 का 3 गुना 150 उत्तर होगा, 25 का 4 गुना 100 उत्तर होगा, या 25 का जो है ठीक है 4 गुना 100 उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर आपको देना है, सही उत्तर दीजिए। चलिए बहुत अच्छे, सही आंसर चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, तो सही आंसर चाहिए आप सभी से।
पहले लाभ 25% का कमा रहे थे, अब 25% के जगह पर आपने उसके विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया है, अब विक्रय मूल्य दोगुना हो चुका है, तो बताइए लाभ कितने का होगा, लाभ कितने का होगा बताइए। बहुत सरल क्वेश्चन, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। 25% क्या होता है, तो बोलेंगे सर 25% का रेशियो लिखिए एक बार, सीपी और एसपी। 25% का बट्टा होता है 1/4, यानी सामान अगर 4 रुपए का है तो 1 रुपया का लाभ, तो हम उसको कितने में बेचेंगे, 4 के सामान को 5 में बेचेंगे। 4 के सामान को कितने बेचने वाले हैं, 5 में। हमारा एग्जामिनर हमको बोला बेटा तुम अपने सेलिंग प्राइस को डबल कर दो, यानी 5 के जगह पर इसको तुम 10 में बेचो। अब 4 रुपए के सामान को 10 में बेचोगे, 4 के सामान को 10 में बेचोगे, बताओ कितने का लाभ कमाओगे, तो बोलोगे सर 6 रुपया का लाभ कमाने वाले हैं। कितने के ऊपर कमाओगे, तो 4 के ऊपर। 6/4 क्या है, 6/4 को काटोगे तो 3/2, या फिर अगर नहीं काटना चाहते तो सीधा का सीधा प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ। 6 का लाभ 4 के ऊपर, परसेंटेज में बताना है, 100 से गुना करो, 4 से काटोगे 25 बार में, 25 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 25 कितना आ जाएगा, 150%। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रॉफिट आपको कितने का है, तो प्रॉफिट आपको 15% का है। मान लो प्रॉफिट आपको कितने का है, 15% का है। अगर आपने सेलिंग प्राइस को 5 टाइम्स कर दिया, अगर आपने सेलिंग प्राइस को कितना टाइम्स कर दिया, 5 गुना कर दिया है, 5 गुना कर दिया है, तो आपसे पूछा गया है प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा, बता दो। तब आपसे पूछा गया है प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, बताओ। प्रॉफिट अभी 15% चल रहा है मार्केट में, सेलिंग प्राइस को 5 गुना कर दिया जाए तो बताइए प्रॉफिट कितने का होगा। सेलिंग प्राइस 5 गुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितने का होगा, बताइए। सही उत्तर चाहिए हमें, सही उत्तर। वीडियो को हर जगह लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है, बिल्कुल हर जगह लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहना चाहिए, बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे भाई। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल बहुत सही बात है, बहुत सही बात कही आपने, बढ़िया शायरी करते हैं, बहुत अच्छे शायर हो चुके हैं। चलिए प्रॉफिट कितने का है, 15%। 15% का मान कितने का है बताओ, तो 15% का मान जो हो गया वो हमारा 3/20। अब बोलोगे सर कैसे कर लेते हैं फ्रैक्शन को इतना तेजी में, सर प्रतिशत को कैसे तोड़ लेते हैं, तो देखो बाबू याद रखना पड़ेगा तुमको, 1 से लेकर 20 तक मेरे भाई सबको याद रखना पड़ेगा। 1/1 से लेकर 1/20 तक की कैसे प्रतिशत को बट्टे में बदला जाता है, एकदम मुंह जुबानी याद होना चाहिए। 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33, 1/4 25%, 1/5 20%। जब उसका बर्थडे नहीं भूले, जब अपना एनिवर्सरी नहीं भूले, जब वो भी दिन याद है जब पहली बार वो सामने आई थी, किस कपड़े में आई थी वो भी याद है, कैसी लग रही थी वो भी याद है, तो प्रतिशत को बट्टे में कैसे भूल सकते हो, इसको तो भूलना ही नहीं है। याद रखना है कि भैया 15% का मतलब 3/20 होता है, एकदम याद रखो, नहीं तो सरकारी बाबू बनने से पहले प्राइवेट बाबू तो बन ही चुके हो, सरकारी बाबू बनने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। तो प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, 3/20 हो गया। बोलोगे सर ये हमारा क्या है, तो सीपी है। सीधा का सीधा लिखो कि सामान था कितने का, तो बोलोगे सर सामान 20 रुपए का, और बेचे कितने में, तो 20 में 3 का, 20 में 3 का लाभ, यानी कितने में बेचे, 23 में। फिर से समझो 15% कितने के बराबर, 3/20 के बराबर। खरीदा 20 में, बेचा 23 में। हमसे बोला गया है 5 गुना में बेचिए आप, यानी आप इसके 5 गुना में बेचने वाले हैं, तो आप 20 के सामान को 20 के 5 गुना यानी कितने में, 115 में बेचने वाले हैं। कितने में बेचने वाले हैं, 115 में। कितने रुपए का फायदा हो रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर 95 रुपए का फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है, तो 95 रुपए का। कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, तो 95/20 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। 20 से काटिए 5 बार में, 100 में अगर 5 की कमी है तो 100 के 5 गुने में 25 की कमी होगी, यानी 475% जो होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बात मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छे हीरा सिंह। अगला सवाल बोला गया है, देखो एकदम नया क्वेश्चन है, नया टाइप है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में काफी आया हुआ है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, फ्रेश है, ठीक है। सवाल को देखिए, बोला गया है कि बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज 20%। दोबारा से सवाल को सुनिए, यदि हानि 20% है तो क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाना चाहिए। कितने से आप गुना करेंगे, आप कितने से गुना करेंगे बताइए। यदि हानि
20% है, हानि का मान दे दिया है, कितना दे दिया है 20%। और सवाल में बोला है, सवाल में बोला है क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बोला है, यानी यहां पर सीपी होगा, यहां पर कितना होगा सीपी होगा, कि सीपी प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य यानी एसपी को किस भिन्न से गुना किया जाना चाहिए, बता दो जल्दी से। बढ़िया सवाल एकदम नया, कि 4/5 से गुना करोगे, 8/5 से गुना करोगे, 5/4 से गुना करोगे, 6/5 से गुना करोगे, किससे गुना करोगे, किससे गुना करोगे, बता दो जल्दी से। नुकसान कितना है, 20% का है। सही उत्तर चाहिए मुझे, सही उत्तर। सरिता धनखड़ बहुत अच्छे ए, रितिका सी बोल रही हैं, सुशील कुमार सी बोल रहे हैं, मोहम्मद दाऊ 5/4, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सही मेरे भाई। देखो आपने कहा सर नुकसान, देखिए यहां पर नुकसान कितने का है सर, तो नुकसान तो 20% का है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। यहाँ पे ये 5 नीचे वाला क्या होता है, तो 5 सीपी होता है क्रय मूल्य, और ये 1 क्या होता है, तो 1 लॉस होता है हमारा। सवाल में बोला गया है कि आप जो है यहां पर देखो, अब खुद सोचो आपका सीपी कितना है, तो 5, ठीक है, और आपका जो सेलिंग प्राइस है, बोला गया ना कि आपको किसको गुना करना है, देखो आपको जो है सेलिंग प्राइस को गुना करना है, और किसके साथ गुना करना है, तो मान लो एक्स के साथ, कि आपको क्या मिल जाए, तो आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस को एक्स के साथ गुना करने पर हमको सीपी चाहिए। सेलिंग प्राइस को ही तो गुना करना है ताकि हम क्या लेकर आ जाएं, सीपी लेकर आ जाएं। अब आप मुझे बताओ 5 रुपया का सामान था, 1 का नुकसान था, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 4 होगा, और 4 को एक्स के साथ गुना करोगे तो क्या आना चाहिए, 4 को एक्स के साथ गुना करने पर आपका 5 आना चाहिए। तो एक्स का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5/4। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 5/4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी फॉर कहो ना प्यार है। किससे प्यार है, तो अपने उस सपने से प्यार है, अपने उस नौकरी से प्यार है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भाई साहब। चलिए तो सवाल समझ में आ गया आपको, 5/4 के साथ गुना करना है। बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो चुके थे, इस वजह से मैंने इसको एकदम बेसिक से बताया कि 20% का नुकसान है तो 1/5, यानी सामान की कीमत 5 रुपए, बेचा उसको 4 रुपए में। अब 4 रुपया को 5 रुपया बनाना है तो कितने से गुना करोगे, 5/4 से, ठीक है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको जो है 4 रुपए को कितना बनाना है, तो 4 को 5 बनाना है, कितने से गुना करेंगे, तो पहली बात 4 को 5 बनाना है तो 5 से गुना करेंगे, ठीक। और दूसरी बात ये 4 को हटाना है तो नीचे भाग आएगा, यानी 5/4 हो जाएगा हमारा करेक्ट उत्तर, ऐसे भी कह सकते हो। चलो आ जाओ अगला सवाल देखो मेरे भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चलिए अगला सवाल बोला गया है एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु को द परसेंट प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस एज मच एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69 द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बड़ा बेहतरीन प्रश्न, एकदम नया प्रश्न है आपके सामने, पेपर के मेंस में पूछा गया था 2016 में। बोला गया था एक वस्तु को डैश रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 78 रुपए में बेचने पर, यहां जो है 78 रुपए में बेचे जाने पर दोगुना है, 69 वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होगा। यहां से 69 हटा देंगे, ये जो है यहां पर इरेलीवेंट आ चुका है, ठीक। यहां से 69 को गायब करेंगे। आपके सवाल में हिंदी वाले थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहां पर, और वो करेक्शन क्या करेंगे देखो, हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा इस सवाल में परिवर्तन किया जाना है कि एक वस्तु को 69 पर बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 78 रुपए में बेचे जाने का दोगुना है, वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। सही उत्तर बताइए, चलिए बताइए। हमारी शादी के पीछे पड़े हुए हैं, हमारी शादी होती रहेगी, पहले अपना देख लो। क्यों अभी खुश नजर नहीं आते हैं, बताओ। अभी हमारी खुशी आप लोगों से देखी नहीं जा रही है जो हमारी शादी के पीछे पड़े हैं। चलिए सवाल का उत्तर दीजिए। सवाल में क्या बोला गया है कि देखो, जब किसी वस्तु को द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 78, जब आप उसको 78 रुपए में बेचते हैं, इज ट्वाइस एज मच एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69, ठीक है। बताइए। इस सवाल में हिंदी में जो है ना थोड़ा सा करेक्शन मुझे लग रहा है कि करना पड़ेगा, हिंदी में करेक्शन करना पड़ेगा, बहुत 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 बिल्कुल हिंदी में करेक्शन करना पड़ेगा। हिंदी वालों को जो है ना एक बार डेटा करेक्ट कर लो आप। मुझे जहां तक लग रहा है अगर हम लोग इसका डेटा अंग्रेजी के अकॉर्डिंग लिखें, तो बोला गया है व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 78, यानी जब 78 में बेचे थे तो एक वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ, ठीक है, अर्जित प्रतिशत लाभ 69 रुपए में बेचे जाने पर दोगुना है,
ठीक है, बेचे जाने का दोगुना है, बेचे जाने का दोगुना है। तो सवाल में बोला गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, बताइए। ठीक है, अब सही हो गया हिंदी मीडियम में कि एक वस्तु को 78 रुपए में बेचे जाने पर जो भी लाभ होगा वो 69 रुपए में बेचा जाने का दोगुना होगा। ठीक है, बताइए द परसेंट प्रॉफिट। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा होता है कि हमारा लाभ दोगुना हो जाए और एक हमारा होता है कि हमारे लाभ का प्रतिशत दोगुना हो जाए। दोनों में बहुत फर्क है। जैसे मानो मैंने कहा किसी वस्तु को पहले मैं 50 रुपए में बेच रहा था तो मुझे जो भी लाभ मिला अब मुझे उसका दोगुना मिलेगा अगर मैं उसको 70 रुपए में बेचूं तो। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा बात क्या हो गया, दूसरा बात हमारे से ये हो गया कि किसी वस्तु को पहले मैं 50 रुपए में बेच रहा था, उस पर जो मुझे लाभ का प्रतिशत मिला उसका दोगुना मुझे अब मिलेगा, उसका दोगुना मुझे अब मिलेगा। यानी यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो डबल है, परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो डबल है, आप ऐसे समझ लो। तो मान लो कि पहले वाले में हमें P1% का प्रॉफिट हो रहा था, दूसरे केस में हमें P2 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और बोला गया है कि इसका दोगुना प्रतिशत जो है, इसका दोगुना प्रतिशत हमें किस में मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है। जब आप वस्तु को 69 में बेच रहे थे तो ये प्रॉफिट था, अब 78 में बेचेंगे तो ये प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो परसेंटेज क्या हो गया, डबल। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और यहां पर भी हो जाएगा P2 अपॉन CP इंटू 100, P2 अपॉन C2 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/2। 100 से आपका 100 खत्म, CP से आपका CP खत्म। यानी सीधा का सीधा हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले जो मुझे यहाँ पर लाभ मिल रहा था उसका मुझे अब डबल लाभ मिलेगा। तो इतना कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। इसका सीधा उत्तर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से 9, ठीक है, 9 को काटेंगे 3 बार में, यानी कटेगा 3, 72 जो होगा वो इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल को समझो। यानी बोला जा रहा था पहले आप उस वस्तु को 69 रुपीज में बेच रहे थे, अब आप उसको 78 रुपए में बेचते हो। यहां पर जो आप लाभ कमाते हो, देखो सीपी कहां कहां पर होगा, देखो ये आपका सीपी हो गया। आपने पहले इसको बेचा 69 में और यही चीज को आपने बेचा कितने में, 78 में। यहां पर अगर आपको x रुपया का प्रॉफिट हो रहा था तो आपको यहां पर इसका दोगुना प्रॉफिट हो जाएगा। आपको यहां पर कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो दोगुना प्रॉफिट हो जाएगा। 1 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। देखिए आपको बोला गया है प्रतिशत, तो प्रतिशत जो है वो बराबर है, अगर प्रॉफिट परसेंट डबल है तो प्रॉफिट भी डबल है, इतना समझ लो। तो मुझे बताओ यहां पर यहां से लेकर यहां तक x हो गया और यहां से लेकर यहां तक 2x हो गया, तो ये वाली जो गैप हो गई ये कितने के बराबर, तो x के बराबर। और 69 और 78 ये गैप कितने के बराबर है, 9 के बराबर। तो x का मान अगर 9 आ गया तो 69 में से 9 घटा देंगे, यानी CP कितने का हो जाएगा, तो 60 रुपए का। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस सवाल को समझना है। मैंने आपको क्या कहा कि कोई वस्तु थी, जब आपने उसको 69 रुपए में बेचा तो आपको x का लाभ हुआ, जब आपने उसको 78 रुपए में बेचा तो इसका दोगुना लाभ हुआ। ठीक है, तो यहां पर लाभ अगर x है और टोटल लाभ हमारा 2x है, तो ये जो बीच वाला लाभ है ये कितने का होगा, तो 2x में से x घटा देंगे यानी x का लाभ होगा। 2x में से x घटा देंगे यानी यहां पर कितने का लाभ होगा, x का लाभ होगा। ठीक, और यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आप बोलेंगे सर 78 और 69 का जो गैप है वो कितने का है, 9 का मान है। x का मान कितना आ गया, 9। तो यहां पर भी यहां x का मान कितना हो रहा होगा, 9 हो रहा होगा। यानी CP में 9 रुपए का लाभ होता होगा तो 69 में बिकता होगा। 69 में से 9 घटा दो, CP हमारा कितना आ जाएगा, 60 रुपीज आएगा। क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से। कल के दिन इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, और क्या पूछूं, मैंने आपको कहा कि किसी वस्तु को पहले मैं 70 में बेचता था, अब उसी वस्तु को मैं 100 में बेचता हूं, तो मेरा जो लाभ है वो कितना है, दोगुना है। मेरा जो लाभ है या लाभ का प्रतिशत है वो दोगुना है। वस्तु का क्रय मूल्य बता दो कितना होगा, वस्तु का क्रय मूल्य बता दो कितना होगा। बोलोगे सर पहले कितने में बेच रहे थे, तो 70 में, अब कितने में बेचते हो, 100 में। कितना अधिक रुपया कमा लिए हो, 30 रुपया अधिक कमा लिए हो। यहां पर लाभ x का था, टोटल लाभ 2x का है, यानी ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये x का मान है। अगर x का मान 30 है तो यहां पर भी x का मान 30 होगा। 70 में से 30 घटा दो यानी 40 हो जाएगा। और अगर गौर से देखो तो 40 रुपए के सामान को 70 में बेचते थे तो लाभ हमारा 30 का होता था। अब 40 के सामान को 100 में बेचते हैं तो लाभ हमारा 60 का होता है। क्या हमारा लाभ दोगुना है, तो बिल्कुल हाँ सर, लाभ हमारा दोगुना है। ठीक, अगला सवाल सेम तरीके से आपके सामने आ सकता है कि किसी वस्तु को जब आप 100 रुपया में बेचते थे तो जो भी लाभ होता था उसका आपको 4 गुना लाभ जो है अब हो रहा है जब आप उस वस्तु को 200 में बेच रहे हैं। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितने का था, बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितने का था, कितने में आपने उसको खरीदा हुआ था। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहां पर देखो सर
बात ऐसी है, यहाँ 190 कर दो, ठीक है। बात ऐसी है कि यहाँ पर देखिए, पहले हम उसको 100 में बेचते थे, अब हम उसको 190 में बेचते हैं। पहले लाभ x का होता था, अब लाभ 4x का है। यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, तो 4 में से x गया, यहाँ पर 3x है, और इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 90। यानी 3x का मान कितना है, तो 90। 3x का मान कितना है, तो 90। बोलोगे सर 3x का मान अगर 90 है तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 30 आ जाएगा। यानी यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, तो यहाँ पर प्रॉफिट 30 रुपए का। सामान बेचा 100 में, लाभ था 30 का, 100 में से 30 घटा दो, सीपी कितना आ जाएगा, 70 रुपए। और 70 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। 70 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोबारा से समझिए, यहां लाभ x का, यहां पर लाभ 4 गुना, यानी 4 में से x गया तो 3x हो जाएगा। 90 जो है वो कितने का मान है, 90 जो है वो 3 का मान है, 1 का मान 30। यहां पर तो x का प्रॉफिट है, 30 घटाएंगे 70 आएगा, करेक्ट उत्तर। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कुछ आपके सामने ऐसे ही है। द प्रॉफिट इन रुपीज आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 524 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 452। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हिंदी में समझ लीजिए सवाल क्या है। सवाल बोला गया एक वस्तु को, ठीक है, यहां पर रुपए छोड़िए, एक वस्तु को कितने रुपए में बेचने के बाद जो लाभ होता है 452। यहां पर जो है ना थोड़ा सा जो है डेटा गड़बड़ हुआ है, सिर्फ एक गलती की वजह से, वो टाइपिंग की गलती है। हिंदी वालों में थोड़ा सा डेटा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, मैं सही कर देता हूं सवाल को। आप परेशान नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। एक वस्तु को इतने में बेचने के बाद लाभ, ठीक है, मैं कर दे रहा हूं उसको सही। देखो, इतने में बेचने के बाद लाभ जो है, और यहां पर बस यहाँ डेटा जो है ना वो गड़बड़ हो जा रहा है, एक फुल स्टॉप के चलते टाइपिंग मिस्टेक आती है और कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब आप 524 रुपए में बेचने के बाद जो लाभ है, ठीक है, वो 452 रुपए में बेचने के बाद के हानि का कितना है, समान है। सवाल में समझिएगा, एक वस्तु को 524 रुपए में बेचने के लाभ 452 रुपए में बेचने के बाद हानि के समान है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करेंगे। देखो, ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं जहां पर आपको ये कहा जाता है कि जो आपका लाभ है वो आपके हानि के बराबर है, जो आपका लाभ है वो आपके हानि के बराबर है। बस आप एक स्टेप में इसका उत्तर दे सकते हो, ठीक है। आप खुद सोचो कि यहाँ पर देखो इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे सवालों को वो समझो, पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। आप बोलते हैं सर यहाँ पर हम रखेंगे सीपी, ठीक, और यहाँ पर हम बेच रहे थे कितने में, 524 में, तो हमको लाभ हो रहा था। अब हम उसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं, तो 452 रुपए में, तो अब हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यहां पर जो प्रॉफिट है वो हमारे लॉस के बराबर है। जब एक वस्तु को उसकी कीमत से ज्यादा बेचते हैं तो फायदा होता है, जब उस वस्तु को उसकी कीमत से कम बेचते हैं तो नुकसान होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। और सवाल में आपको क्या बोला गया है, तो सवाल में आपको ये बोला गया है कि यहाँ पर आप जो भी फायदा कमाएंगे, यहाँ जो भी फायदा कमाएंगे वो आपके नुकसान के बराबर होगा। अब ऐसे सवालों को जो है हम एक तरीके से समझिए तो कैसे समझेंगे, हम बोलेंगे देखो बात ऐसी है, जैसे छोटे से एग्जांपल के बाद आप समझना। मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर मेरी कोई वस्तु है, ठीक है, यहां पर मेरा कोई आर्टिकल है, और मैं जब उसको 300 रुपए में बेचता हूं, ठीक, और मैं जब उसको 100 रुपए में बेचता हूं यहाँ पे, तो मुझे जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है और मुझे यहाँ पर जो लॉस होता है, मेरा प्रॉफिट जो है अगर x का है तो मेरा लॉस भी x का है, तो बताओ मेरा सीपी कितने का होगा। दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपको ये पूछा जाता है कि एक वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर जो लाभ है वो उस वस्तु को 100 रुपए में बेचने के नुकसान के बराबर होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। और दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि उस वस्तु को क्रय मूल्य पता करने के बाद अगर उसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचना चाहते हो तो कितने में बेचोगे। मतलब मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, आपको हमेशा इस गैप को बराबर करना है। यहाँ पर जितने का भी प्रॉफिट है उतने का यहाँ पर लॉस है। तो मानो यहाँ पर ये जो गैप है, इन दोनों का गैप है, इन दोनों का जो गैप है, आप ऐसे समझो ये 100 किलोमीटर है और ये 300 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर जाने में कितना समय या कितना दूरी है, तो 200 किलोमीटर। और ये 200 किलोमीटर 1:1 में, 1:1 में हमें इनका रेशियो देखना होता है कि इनको किस रेशियो में बांटना है। तो बोलेंगे सर जितने का प्रॉफिट है उतने ही का क्या है, नुकसान है। इनका अनुपात 1:1 का है। यानी ये जो 200 है ये कितने का मान है, तो ये 202 का मान है। तो एक का मान कितना होगा, एक का मान 100 होगा। अगर आपने वस्तु को नुकसान पे बेचा है तो इसमें आप अपने नुकसान को जोड़ दो तो वो बराबर हो जाएगा आपके सीपी के, या आपने वस्तु को फायदे में जोड़ा है तो उसमें से आप 100 रुपया घटा दो, उसमें से क्या कर दो, आप 100 रुपए घटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, तब आपका 200 रुपए आ जाएगा। वो आपका क्या है, क्रय मूल्य है। दोबारा से मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कोई वस्तु का सीपी था,
आप उसको 300 रुपए में बेच रहे थे, तो जितने का फायदा था उसको 200 रुपए में बेचने में उतने ही का नुकसान है। यानी हम ऐसे सवालों को क्या करते हैं, इनके गैप को यानी 200 को 1:1 में तोड़ते हैं, यानी 2 में तोड़ते हैं। तो एक का मान आ जाता है 100, एक का मान आ गया 100, तो नुकसान वाले में जोड़ दो तो सीपी निकल जाएगा, या फायदे वाले में एक का मान घटा दो तो सीपी निकल जाएगा। इससे हाई लेवल के सवाल कैसे बनते हैं वो देख लो। आपके पेपर में सीजीएल के मेंस में पूछा गया था कि किसी वस्तु को हम यहाँ पर मान लीजिए 300 रुपए में बेचते हैं और उसी वस्तु को हम यहाँ पर 200 रुपए में बेचते हैं, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारे नुकसान का मान लो 4 गुना है। तो आप बोलेंगे अगर हमारा नुकसान 1 का है तो हमारा प्रॉफिट कितने का है, तो 4 का है। अगर हमारा नुकसान 1 का है तो हमारा प्रॉफिट कितने का है, 4 का है। और सवाल में पूछा गया था सीपी कितने का होगा, तो आप क्या बताएंगे। ऐसे सवालों में आपको हमेशा याद रखना है 200 और 300 का अंतर कितने का है, 100 का है। और ये 100 कितने में बटेगा, तो 1:4 में, यानी ये 5 यूनिट का मान है। तो प्रत्येक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 20 यूनिट आ जाएगा। प्रत्येक का मान कितना आ जाएगा, 20 यूनिट। अब नुकसान वाले में जोड़ दोगे तो तुम्हारा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट का मान कितना है, तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 20 आ गया। यानी आप 200 में 20 को जोड़ दीजिए तो सीपी 220 आ जाएगा। या फिर 4 यूनिट का मान इसमें से घटा दीजिए। अगर 1 का मान 20 है तो 4 यूनिट का मान 80, तो 300 में से 80 घटा देंगे तो भी 20 आ जाएगा। दोनों तरीके आपके पास होते हैं, दोनों तरीके आपके पास होते हैं मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखो। तो हमारा क्रय मूल्य कितने का होगा, सीपी। अब यहां से अगर हमारा एग्जामिनर एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन पूछ ले और वो हमसे पूछ ले कि अगर इसी वस्तु को आप जो है 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहते हैं तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप 20% के प्रॉफिट पे तभी तो बेच पाएंगे जब आपको उसका क्रय मूल्य पता होगा। अब आपको उसका क्रय मूल्य यानी सीपी पता चल गया है। अब सीपी पता चल गया है तो एसपी भी बता सकते हो। 220 रुपए का सामान है और 20% का लाभ कमाना है, तो खुद बताओ 220 रुपए का सामान और लाभ कितने का, 20%। 220 का 10% कितना होता है, तो 22। 10% और कितना होता है, तो 22, यानी 44 रुपए का लाभ मिलेगा। किसके ऊपर, 220 के ऊपर। तो 220 में 44 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 264 रुपए में हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। समझ में आ गया मेरी बात, कितने में हम उसको बेचेंगे, तो 264 रुपए में हम उसको बेचने वाले हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। अब इसमें सवाल और कैसे डिफिकल्ट बनाए जाते हैं वो भी देख लो। आपको बोलता है आपका एग्जामिनर कि देखो, आपको आपका एग्जामिनर बोलेगा कि उस वस्तु को जब तुम 589 रुपए में बेच रहे थे, उसको इससे मतलब है कि वो आपके डेटा को डिफिकल्ट कर दे। ठीक है, 589 में बेच रहे थे और जब उस वस्तु को तुम जो है 500 रुपए में बेच रहे थे, मान लो। अभी तो मैंने आप लोगों के लिए डेटा टफ नहीं किया है, अगर डेटा टफ हो गया तो आपके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अगर ये दशमलव में आ गया और ये भी दशमलव में आ गया तो कहानी और खत्म हो सकती है। ठीक है, तो कंसेप्ट बना के रखो ताकि सवाल को बना पाओगे। तो यहां पर आपको बोला जाएगा कि देखो ये तुम्हारा लॉस है और यहां पर तुम्हारा प्रॉफिट है, सेम तरीके से। और इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 10:9 का हो जाएगा। बताओ तुम्हारा सीपी कितने का होगा। क्या बोलोगे, इन दोनों का अंतर निकालो बस। इन दोनों का अंतर कितने का है, तो इन दोनों का अंतर 581 है, माफ करिएगा यहाँ पे 581 है। इन दोनों का अंतर कितने का हो गया, इन दोनों का अंतर 581 का हो गया। ये 581 किस रेशियो में बटेगा, तो 10:9 में, यानी 19 में बटेगा। तो 19 में बटेगा तो हमें कितने का मान निकालना है, 10 का, तो 10 के साथ गुना कर दो। अब 581 को 19 से भाग करके 10 का मान पता करो, जो भी आएगा उसको 500 में जोड़ देना, तुम्हारा सीपी निकल जाएगा। जो भी आएगा जोड़ देना, सीपी निकल जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये वाला सवाल आसान है कि नहीं आसान है। जो आपके सवाल जो आपके पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, वो बताइए मुझे कितना आसान हो गया। ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया है कि जब आप उसको 524 रुपए में बेचते हैं तो उस पर जो भी लाभ होता है वो बराबर होता है 452 के नुकसान के। यानी यहाँ पर लाभ और हानि को हमें किस अनुपात में बांटना है, तो 1:1 में बांटना है। इनका अंतर कितने का हुआ, इनका अंतर कितने का हुआ, तो यहाँ से 48 48 और यहाँ से 24 घटा दो इसको। तो इन दोनों को जब घटाओगे तो 48 4 52, 52 और 20 कितना हो गया, तो 72। और ये 72 किस अनुपात में बटेगा, तो 1:1, यानी ये 2 का मान है। तो 1 का मान कितना होगा, तो 36। या तो इसमें से 36 घटा देंगे या इसमें 36 जोड़ देंगे। 452 में 36 जोड़ो तो 488 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया मेरी बात, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। 452 के सामान को 524 में बेचते हैं, जितने का फायदा उतने का नुकसान। इनके अंतर को इस रेशियो में बांटेंगे, 2 में। 1 का मान निकालेंगे, इसमें जोड़ देंगे या इसमें घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा। समझ में आ गया बात। चलो अगला सवाल देखो।
कुछ अगला सवाल ऐसे भी हो सकता है। बहुत अच्छे, अभी सिंह, अंजलि श्रीवास्तव, सिंपी कुमारी। सर पेपर में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा पूछा कि सर मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेगा। वो इंपॉर्टेंट है ना। देखो मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स बढ़ाना है तो एक ही फंडामेंटल है, और वो सबसे बड़ा राज है किसी भी एस्पिरेंट के लिए मार्क्स को बढ़ाने का, वो है आपका रिवीजन। एक ही ब्रह्मास्त्र है जो आपके मॉक टेस्ट के स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे आप उतने ज़्यादा होनहार और स्किलवान बनते जाओगे। जैसे मानिए हम बात करते हैं दो कैंडिडेट की। एक स्टूडेंट वो है जो पूरा दिन अपने लाइब्रेरी में जाता है, सिर्फ पढ़ाई करता है, उसको रिविजन से कोई मतलब नहीं है। मंडे टू फ्राइडे बेचारा पढ़ाई कर रहा है, सैटरडे संडे को भी पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें हो गई अपना कवर अप करेगा, करंट अफेयर भी पढ़ रहा है, जीके भी पढ़ रहा है। लेकिन कहानी उसकी क्या है? कहानी उसकी ये है कि एक तरफ वो पढ़ते रहता है, दूसरी तरफ वो भूलते रहता है। अपने लाइफ में वो इतना परेशान हो चुका है कि सर हम जो है वोकैबुलरी भी याद कर रहे हैं, हम करंट अफेयर भी याद कर रहे हैं, हम स्टैटिक जीके भी याद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको याद नहीं हो रहा है। और दूसरा वहीं पर एक स्टूडेंट है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है? 5:2 की होती है। वो 5 दिन पढ़ाई करता है और 2 दिन उसको रिवाइज करता है। तो 5 दिन जब वो चीज़ों को पढ़ाई करता है और उन्हीं चीज़ों को वो 2 दिन रिवाइज करता है, तो वो 2 दिनों में अपने पूरे 5 दिनों के सिलेबस को ख़त्म करता है। तो उसके साथ ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि परसेंटेज पढ़ने जाता है, ठीक है, और परसेंटेज के बाद जब प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो परसेंटेज गायब हो, ऐसा उसके साथ नहीं होगा। लेकिन अगर रिविजन नहीं करोगे तो कहानी क्या होगी पता है? परसेंटेज के बाद जैसे प्रॉफिट लॉस पे जंप करोगे, परसेंटेज पीछे से गायब होगा। प्रॉफिट लॉस के बाद जैसे टाइम एंड वर्क में जंप करोगे, प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। वो छोड़ो, अरिथमेटिक छोड़ के और जैसे एडवांस पे पहुंचोगे, जैसे अरिथमेटिक को छोड़ा और एडवांस में पहुंचा, पूरा का पूरा अरिथमेटिक गायब हो जाएगा। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है। चलो बताते हैं, हिस्ट्री छोड़ दो, हिस्ट्री पूरा दिन पढ़ो, पूरा महीना पढ़ो, 1 महीना लगातार पढ़ो, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद काम करो, 1 महीना ज्योग्राफी पढ़ लो। लेकिन शर्त है कि हिस्ट्री को रिवाइज नहीं करना है। देखो आप हिस्ट्री भूल जाओगे पढ़ना, ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ना भूल जाओगे, आपको हिस्ट्री के फैक्ट जो है वो याद होना भूल जाएंगे। यही कहानी सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी भी टीचर के साथ भी अप्लाई होती है। मान लीजिए कि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे कोई कह दे कि बेटा तुमको 1 साल तक, मेरे भाई 1 साल तक तुमको सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत पढ़ना है और सिर्फ प्रतिशत पढ़ाना है, तुमको हर बैच में खाली परसेंटेज पढ़ाना है, तो मेरे साथ कहानी क्या होगा? परसेंटेज ऐसा पढ़ा देंगे कि मेरे जैसा किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। लेकिन बाकी सारे चैप्टर जो हैं, बाकी सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, वो मेरे दिमाग से उतर जाएंगे, मैं भी उनको भूल जाऊंगा। ठीक है, ये हर टीचर के साथ है, कोई पढ़ा रहा है, हर स्टूडेंट के साथ है, हर व्यक्ति के साथ है। इस बात को ध्यान दो। एक टाइपिस्ट को अगर बोलोगे पढ़ाने को तो वो पढ़ा नहीं सकता, एक पढ़ाने वाले को बोलोगे टाइप करने को, वो टाइप नहीं कर सकता। हर कोई अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। और एक स्टूडेंट के साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है, जैसे मानिए मुझे तो सिर्फ मैथ्स पढ़ना है और मैथ्स पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी के साथ दिक्कत यह है कि उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसको मैथ भी पढ़ना है, उसको इंग्लिश भी पढ़ना है, उसको रीजनिंग भी पढ़ना है, उसको जीके भी पढ़ना है। अब इतनी सारी चीज़ें जब वो बेचारा पढ़ रहा है तो उसको कैसे ध्यान में रखे? कैसे ध्यान में रखेगा? तो ध्यान में रखने का बस एक ही तरीका है, इकलौता तरीका है, वो है आपका रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अपने कंसेप्ट को अपने अंदर पकड़ के रखोगे और पकड़ बना के रखोगे, और जितना पकड़ ये बनता चला जाएगा ना आपका, उतना बेहतर आपका स्कोर होते जाएगा, उतना बेहतर होते जाएगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा करो। कहते हैं अरे गुरुदेव मेरा बात सुन लीजिए, गुरुदेव प्लीज़ आप अपना नंबर दे दीजिए, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, हमारा नंबर नोट कर लीजिए, लेकिन हाँ रात में ऐसा नहीं कि 12 बजे मर्जी हुआ तो मैसेज कर दिए, ठीक है, हम भी इंसान हैं, सो रहे होते हैं, ठीक। बहुत बच्चों का तो ऐसा होता है रात के 3 बजे कॉल कर रहे हैं, सोचते हैं थोड़ा देख लेते हैं, एक बार आजमा लेते हैं, फ़ोन उठा लिए तो बढ़िया है, नहीं उठाएं तो फिर सवेरे इनको फ़ोन करिए देंगे, ठीक। तो ऐसा कहानी नहीं करना है, थोड़ा टाइम वाइम से कॉल करना, रात के जो है 7-8 बजे 9 बजे के बाद कॉल करना, जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाती है। जो भी परेशानी होगा इस पर व्हाट्सअप कर देना 9289079800। आपकी जो भी दिक्कत है ना, कॉल ना करके आप इस पर सीधा का सीधा व्हाट्सअप कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। जो भी परेशानी है, अगर आपकी समस्या काफ़ी गंभीर लगी तो मैं खुद फ़ोन करके आपसे बात करूंगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपना बड़ा भाई समझकर आराम से इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आराम से आप इस पर व्हाट्सअप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तैयारी करने से रिलेटेड कोई समस्या है, या कोई और भी बात है, कोई गाइडेंस चाहते हैं आप, तो आप आराम से लिख सकते हैं। हम आपके लिए सदैव खड़े हैं और सदैव आपके लिए रहेंगे, ठीक है। हाँ, रिवीजन का तरीका कैसा होना चाहिए, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है जो विशाल ने पूछा है, ठीक है, कि सर चलो बता तो दिया कि रिवाइज करना है, लेकिन रिवाइज करें तो कैसे करें,
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब देखो रिवाइज करने का फंडामेंटल जानो कि ये रिवीजन का फंडा क्या है। ठीक है, रिवीजन कैसे करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताओ संडे वाले टॉक्स में मैं बहुत सारी बातें करता भी हूँ, आप लोग संडे वाले टॉक्स में जुड़ो। ठीक है, पहला जो है संडे टॉक्स हुआ है हमारा। संडे टॉक्स क्या है, तो संडे को हम एक स्पेशल सेशन रखते हैं जिसमें हम सिर्फ जो बातें करते हैं वो तैयारी से संबंधित बातें करते हैं। तो उसमें आप लोग लाइव रहा करो। उसमें आप लोगों ने पूछा कि सर रिवीजन कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर रिवीजन कैसे करें। संडे टॉक्स में भी ये बातें मैंने बताई थी, अभी बता रहा हूं। और एक और काम करना, संडे टॉक्स में अपने पूरे के पूरे डाउट के साथ रेडी रहना। जो भी आपके डाउट है, ठीक है, तैयारी से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, किताबों से संबंधित है, तो संडे वाले जिस दिन हमारा शो चलता है संडे टॉक्स में, उसमें मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। ठीक है, उसमें जो है आप अपना रेडी रहेंगे अपने सवालों के साथ। तो रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का सबसे पहला जो मूल मंत्र है, आप अपने दिनों को यानी हफ्ते को 5:2 में बांटेंगे। ये आपका ब्रेकआउट होना चाहिए, किसका, आपके वीक का ब्रेकआउट होना चाहिए। 5:2 क्या है, तो 5:2 की अगर हम बात करें तो मुझे 5 दिन पढ़ना है और मुझे 2 दिन जो है वो रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करेंगे, तो वो सभी चीजें जो मैंने इन 5 दिनों में पढ़ा हुआ है, चाहे वो जीके है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो इंग्लिश है, कुछ भी है। दूसरा फंडामेंटल क्या हो गया कि रात में 2 घंटे, रात में 2 घंटा जो है आपको निकालना है अपना, और ये 2 घंटा में वो सभी चीजों को रिवाइज करना है जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, आज सुबह मेरा मन हुआ, मैंने 50 वोकैबुलरी याद कर लिया। ठीक, लेकिन गलती मैंने क्या की, उसको बस आज ही याद कर लिया, ना मैंने उसको कल देखा, ना मैंने उसको परसों देखा। तो पहले मेरे मेमोरी में क्या होगा, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, और एक वक्त आएगा पूरा का पूरा सफा चट। तो मुझे कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, रात में बैठूंगा, एक बार जो वोकैबुलरी पढ़ा है उसको रिवाइज किया, मैथ्स में जो पढ़ा है उसको रिवाइज किया, इंग्लिश में जो पढ़ा है उसको रिवाइज किया, रूल्स पढ़े थे तो रूल्स को रिवाइज किया। तो सोने के पहले आपने एक ऐसा काम कर लिया जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, और आप उससे काफी आगे बढ़ सकते हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिकॉल करना, यानी दोबारा से चीजों को याद रखना कि क्या किया था। और एक ही काम को 2 बार 3 बार 4 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको उस पर काफी ज्यादा जो है महारत हासिल होते रहेगा। ठीक है, समझ में आया बात। तो रिवीजन का बहुत बड़ा गेम होता है। वीक में अपने दिन को बांटो 5:2 में, और दूसरा रोज रात में 1 घंटा से 2 घंटा रखो उन चीजों को रिवाइज करने में जो आपने पढ़ाई की है। ठीक, आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। काफी बात हम कर चुके हैं। सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति 320 आम को बेचता है, कितने के दाम पे, 400 के दाम पे, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एकदम बहुआ वाला सवाल है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बताया था, यहाँ पे आपको पहले तो इनका अनुपात देखो, तो इनका अनुपात क्या होगा, 80 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, 80 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा। ठीक, 80 से काटेंगे तो 4 बार में, और 80 से काटेंगे तो 5 बार में। अब सवाल में बोला गया है, देखो आपका खुद बताओ, ये कॉस्ट प्राइस के साथ कितना लगा है 5, और सेलिंग प्राइस के साथ कितना लगा है 4। मैंने कहा था जिसके साथ जो भी लगता है वो उसका मान नहीं होता। ठीक है, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस की कीमत 5 रुपए और कॉस्ट प्राइस की कीमत 4 रुपए। तो 4 रुपए के सामान को 5 में बेचते हो, 4 रुपए के सामान को 5 में बेचते हो, फायदा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर 1/4 कितना होगा, 25% हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला गया है, क्या ये भी सवाल देख लीजिए, बढ़िया सवाल है। ठीक, कि यदि सामान 450 रुपए में खरीदा जाता है और 1/3, ठीक है, 1/3 सामान को 10%, 1/3 सामान को 10% की हानि पर बेचा जाता है, शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो। अब ये औसत के कंसेप्ट पर आधारित ऐसे प्रश्न आते हैं, और ऐसे सवालों को भी जो है आपको सही कायदे से सही समय पर हल करना होता है। सवाल में क्या बोला गया है, आपने उसको 450 रुपए में खरीदा है, ठीक है, 1/3 सामान को 10% के नुकसान पर बेचा है, और बाकी सामान को आप कितने में बेचोगे कि 20% का फायदा हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि जो कल की क्लास होगी, बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है बेईमान दुकानदार के ऊपर, जिसके ऊपर प्रॉफिट लॉस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कल की क्लास में लाइव जरूर रहेंगे। बोला गया सवाल में कि आपने खरीदा उसको कितने में, 450 रुपए में, ठीक है। इफ गुड बी परचेज्ड एट 450 एंड 1/3, मेरा मानना देखो 1/3 सामान को, तो ऐसे सवालों को बनाते कैसे हैं, ऐसे सवालों में सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर नंबर, और दूसरा यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ। तो हमसे कहा गया है कि 1/3 सामान को हमने 10% के नुकसान पर बेचा,
ठीक। और उसके बाद बोला गया है बाकी बचा सामान अगर 1/3 ये है तो बचेगा कितना, तो बचेगा 2/3। और बाकी बचे सामान को कितने के प्रॉफिट पर बेचोगे, कि टोटल प्रॉफिट तुम्हारा कितने का आएगा, तो टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 20% का आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने 450 में खरीदा है कि 600 में खरीदा है कि 700 में खरीदा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सवाल को हल करने के लिए बस आर्टिकल की संख्या की जरूरत है और कितने के फायदे या कितने पे बेचा उसकी जरूरत है। आपको समझने के पहले ये सवाल आपको एक बात समझना पड़ेगा। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने आपको कहा, मान लो, समझना मेरी बात को, मैंने आपको कहा है कि एक वस्तु है जिसको आप 10% के फायदे पर बेचते हो, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट का परसेंटेज है। 2 आर्टिकल को आप 20% के फायदे पर बेचते हो, 3 आर्टिकल को आप मान लीजिए 11% के फायदे पर बेचते हो, तो आपको टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, आपको टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, कैसे निकालोगे, तो बोलोगे एक सामान पे 10% का प्रॉफिट तो 1 × 10, ठीक। 2 सामान पे 20% का प्रॉफिट तो 2 × 20, फिर उसके बाद बोलोगे 3 सामान है और 11 का, यानी टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, 11। ये तो आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका एग्जामिनर औसतन प्रॉफिट पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से क्या करना, डिवाइड, यानी 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 से भाग कर देना। तो 10 यहाँ आ गया और यहाँ 40 आ गया, 40 और 10 कितना हो गया, 50, 50 और 33 कितना हो गया, तो 50 और 33 हमारा हो गया 83, 83 भाई कितना, तो 6 हो जाएगा। फिर से देख लो, 40 जमा 10 50, 50 3 80 83, इतना परसेंट का हमें क्या हो जाएगा, इतना परसेंट का हमको लाभ हो जाएगा। 83/6% का हमें टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ में आया बात। ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको ये जो संख्याएं है ना, यही सारा गेम करता है। वो इसमें कोई गेम नहीं करेगा, इस संख्याओं में गेम करेगा। और इस संख्या में कैसे कैसे पिछले 3-4 सवालों में सवाल टफ बनाया गया है वो देखो। इन्हीं संख्याओं को कैसे कैसे लिखता है वो आपको बोलता है कि देखो, आपने किसी भी आइटम का जो है 1/आधा पार्ट, ठीक, आधा पार्ट को आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा। आज आपको एक कंसेप्ट सिखा देंगे और ये कंसेप्ट आप सीख लेंगे ना, तो आराम से आप सवाल बना पाएंगे। आधे पार्ट को 10% के लाभ पर, 1/3 पार्ट को मान लो 15% के लाभ पर, और बचे हुए आर्टिकल को, रेस्ट आर्टिकल को आपको जो है मान लो 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया है। तो आपसे पूछा जाता है औसतन प्रॉफिट कितने का हुआ। ठीक है, औसतन प्रॉफिट कितने का हुआ। ठीक, धन्यवाद भाई। मोहम्मद सुफियान कहते हैं सर आपका दिल बहुत अच्छा है, रियली धन्यवाद। तो देखिए सवाल में, आधे वस्तुओं को 10% के प्रॉफिट पे, 1/3 वस्तुओं को 15% के प्रॉफिट पे, और बचे हुए आर्टिकल को 30% पे। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा है ना, तो आप यहाँ आर्टिकल में देखो, आर्टिकल के बट्टे में क्या है, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। मतलब हमारे पास ऐसे नंबर होने चाहिए, आर्टिकल्स की ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तभी तो हम वो भी संख्या का आधा कर पाएंगे और 1/3। जैसे मान लो मैंने कहा मेरे पास 7 आर्टिकल है, तो 7 का आधा करना संभव है क्या, 7 का 1/3 करना संभव है, नहीं संभव है। तो हमें आर्टिकल्स की एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो 2 से कट जाए और 3 से कट जाए। यानी अपने दिमाग को दौड़ाओ, एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, मतलब उनका एलसीएम। और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो होता है हमारा 6। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम टोटल आर्टिकल को कितना ले लें, 6 ले लें। तो 6 का आधा लेना है, 6 का क्या करना है, आधा। 6 का आधा कितना हो जाएगा, तो 3। और 6 का कितना लेना है, तो 6 का 1/3। 6 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 2। तो यहाँ पर हम खुद बोलेंगे कि यहाँ आधा, यानी 6 का आधा कितना हो गया, तो 3, और 6 का 1/3 कितना हो गया, 2। टोटल आर्टिकल हमारे पास 6 हैं, 3 ये रहा, 2 ये रहा, तो रेस्ट के जगह पर कितना लिखेंगे, तो रेस्ट के जगह पर 1 लिखेंगे। रेस्ट के जगह पर कितना लिखेंगे, तो 1। अब मुझे बताओ प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितने का होगा। 3 सामान को 10% के लाभ पे, तो 30 हो जाएगा। 3 × 10 कितना हो गया, 30। 2 सामान को 15% के लाभ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 × 15 30। और एक सामान को 30% के लाभ पे, यानी ये भी हो जाएगा 30। और भाग करेंगे कितने से, 3 2 5 और 1 6 से। तो 90/6 कितना आ जाएगा, 90/6 हमारा आ जाएगा 15% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा, 15% हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कहा, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, 1/3 आर्टिकल को 30% के लाभ पर, ठीक, 1/4 आर्टिकल को 5% के लाभ पर, और बाकी बचे हुए आर्टिकल को 10% के लाभ पर। मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा, बता दो। टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस कितने का होगा। ऐसा सवाल अगर आपके पेपर में आए, आप उत्तर कैसे देंगे।
आप उत्तर कैसे देंगे? आपने कहा सर देखिए बात ऐसी है ना, हमें एक ऐसा आर्टिकल चाहिए जो हमारा आर्टिकल 3 से भी कट जाए और हमारा 4 से भी कट जाए। यानी 3 और 4 से कटने का मतलब क्या है, हमें कुल आर्टिकल्स की संख्या को 12 लेना पड़ेगा। क्या हम 12 का 1/3 कर सकते हैं? तो 12 का 1/3 कितना होता है? तो 12 को 1/3 से गुना करो यानी 4 होता है। क्या हम 12 का 1/4 कर सकते हैं? तो बिल्कुल 12 का 1/4 कितना होता है? तो 3 होता है। यानी आप बोलेंगे सर यहाँ 4 ले लीजिए, ठीक, यहाँ पर 4 ले लीजिए और यहाँ पर कितना ले लीजिए? तो 3 ले लीजिए, ठीक है। टोटल आर्टिकल हमें कितने लेने थे? टोटल आर्टिकल हमें 12 लेने थे। 12 में से 4 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। तो 12 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना? बचेगा हमारे पास 5 आर्टिकल। बचेगा कितना? 5 आर्टिकल। समझ में आ गया हमारी बात? अब हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का कितना हो गया। तो देखो 4 सामान है, हर सामान को 30% के फायदे पे, यानी 4 × 30 हो गया, ठीक। 3 सामान है, हर सामान को 5% पे, यानी 3 × 5 हो गया। 5 सामान है, हर किसी को 10% के लाभ पे, तो 5 × 10 हो गया। और भाग करेंगे इतने से, तो 5 4 9 और 3 12 से, यानी 12 से हम इसको भाग करने वाले हैं। तो 40 × 3 हमारा हो जाएगा 120, 5 × 3 हो जाएगा 15 और 10 × 50 हो जाएगा, भाग कर दो यहाँ से 12 से। तो 120 50 170 185, 185 बटे कितना? 185 बटे 12%, जो भी आएगा भाग करने पे वो हमारा क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। 185 बटे 12। तो अब आप मुझे खुद बताओ ये वाला जो सवाल आपके पेपर में पूछा गया है वो कितना होगा, ठीक है। पेपर में जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कितना होगा कि 1/3 वस्तु को 10% के लाभ पे और बाकी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है रेस्ट सामान को, कि बाकी आप रेस्ट सामान को जो है X% के लाभ पर बेचते हैं, कि टोटल प्रॉफिट कितने का हो। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो हमें 20 का हो। अब यहाँ पर 1/3 शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 1/3 का मतलब कितना हो गया? टोटल आर्टिकल को कितना मानेंगे माय डियर? तो बोलेंगे सर टोटल आर्टिकल को 3 मानेंगे और 3 का हमें क्या करना है? 1/3। तो 3 का 1/3 कितना होता है? तो 1 समान। यानी यहाँ पर आर्टिकल कितने होंगे? तो 1 होंगे। 3 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? बचेगा 2 आर्टिकल। अब सवाल मेरा ऐसा हो गया कि एक सामान को 10% के नुकसान पे और 2 सामान को X% के लाभ पे, ताकि टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाए? तो टोटल प्रॉफिट 20% का। तो प्रॉफिट बराबर क्या लिखेंगे? 1 × -10, 1 × -10 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? x, और डिवाइड करेंगे कितने से? 1 + 2 से, यानी 3 से। ये बराबर होगा टोटल प्रॉफिट के, और टोटल प्रॉफिट कितना दिया गया है? 20%। तो इस बार 20% को यहाँ पर लिख देंगे। 20 × 3, देखो 20 × 3 कितना हो जाएगा? तो 60। 1 × -10 हो जाएगा 10 + 2x, ठीक है। 60 में 10 जोड़ दो 70, और 70 का आधा कर दोगे तो आ जाएगा 35, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 35%। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। इस सवाल को मैं वेटेड एवरेज से भी बना सकता हूं और उससे एक लाइन में भी लेके आ सकते हैं। इस सवाल को आप चाहेंगे तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं, वो सभी कंसेप्ट आपके ऊपर हैं। जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो इसको मैं एलिगेशन से बना सकता हूं, जब मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एवरेज में इसको 2 लाइन में आंसर दे सकता हूं। बट महत्वपूर्ण क्या है, अभी आपका लेवल क्या है और आप कितना सीख सकते हैं। आप अभी इस कंसेप्ट को सीख सकते हैं तो अभी इस पे सीखिए। जिस दिन आप एवरेज पढ़ेंगे तो मैं आपको एवरेज में इसको लाइन में बताना एक लाइन में सिखा दूंगा। जिस दिन आप एलिगेशन पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको एलिगेशन में इस सवाल को एक लाइन में बताना सिखा दूंगा। और जब आप अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे तो आपको जो भी ये सवाल मैंने करवाए थे ना यहाँ पे, इन सब की डेटा इतनी खतरनाक दूंगा मैं, और उसमें भी आपको सेकंडों बनाना सिखा देंगे। डेटा खतरनाक कैसे होगा तो वो भी देख लो। डेटा खतरनाक पेपर में कैसे पूछा जाएगा तो देखो यहाँ पे। लेकिन अभी आप लोगों का उतना लेवल नहीं है। जब आपका मेंस का लेवल का हम तैयारी करवाएंगे तो पढ़ाएंगे, चूंकि ये फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन बैच में अभी हम बेसिक चीजों को ही कवर करेंगे। अब आपके मेंस के लेवल में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है 11.11% आर्टिकल को 24.32% के प्रॉफिट पर बेचा गया, ये आपका बोलेगा। फिर उसके बाद क्या बोलता है आपका एग्जामिनर? फिर बोलेगा 1/9 आर्टिकल को आपका जो है 1/9 आर्टिकल को आपने 5% के नुकसान पर बेचा। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बोलेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा यहाँ पर 20% सामान को जो है आपने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, और जो बच गया है आपने उसको 0% के प्रॉफिट पर बेचा है, या 0% छोड़ो आपको 1% का प्रॉफिट देगा। इस तरीके से करके बढ़िया लेवल का सवाल दागेगा, 4-5 सीरीज लगाएगा, इसको परसेंटेज में देगा, डेसिमल में देगा, भाग में देगा, और तब आपको तोड़ना होगा, ठीक है। उसमें भी आपको और खतरनाक कैसे किया जा सकता है, तो उसमें भी एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है कि इतने % सामान या इतने प्रतिशत
प्राप्त वस्तुओं को इतने के लाभ पर, बचे हुए का 1/9 भाग। देखना रेस्ट वर्ड इस्तेमाल कर दिया ना तो और जहर वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है, कि रेस्ट वर्ड या रिमेनिंग आर्टिकल का इतना भाग को इतने पे, फिर उसके रिमेनिंग का 20% को इतने पे, और फिर उसके रिमेनिंग का रेस्ट को 1%। तो ये सवाल मैं आपको नहीं कराता, ये मेंस के बैच में मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, रैंकर्स बैच में, क्योंकि अभी आपका लेवल उतना नहीं हुआ है, आप फालतू की चीजों को सीख नहीं पाएंगे उतना जितना मैं करा पाऊंगा। कराने को तो मुझे बोलो यहाँ पर तो मैं आपको कैट के लेवल का भी करवा दूं, बट महत्वपूर्ण ये बात है कि आप कितना सीख पाएंगे। इसी वजह से तो कल मैंने टेलीग्राम पर पोल करवाया था, मैंने यूट्यूब पर पोल करवाया था कि आप मुझसे किस लेवल का पढ़ना चाहते हो, ठीक है, क्या एकदम इजी पढ़ना चाहते हो, क्या मुझसे इजी टू मॉडरेट पढ़ना चाहते हो, या बहुत हार्ड लेवल का पढ़ना चाहते हो, वो महत्वपूर्ण है। तो अभी जो मेंस की क्लासेस हैं उसमें वक्त हैं, अभी क्या करो, जितना भी ये फाउंडेशन बैच की जितनी क्लासेस करा रहा हूँ उसको कंप्लीट करो, फिर जब मेंस की क्लासेस कराऊंगा तो उसको कंप्लीट करना, ठीक है। अभी गणित में बहुत कुछ सीखना है, आप लोग इस भ्रम में मत जीजिए, ठीक है। आप लोगों का भ्रम क्या होता है, देखो मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, ये आज एक दिल की बात बोलता हूं आप सभी से। आप लोगों को क्या लगता है कभी कभी कि मेरी बात जो है शायद किसी बच्चे को बुरी भी लग सकती है, किसी बच्चे को अच्छी भी लग सकती है, शायद किसी टीचर को यूट्यूब पर बुरा भी लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है, बट मैं सिर्फ सच्चाई बोलूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यूट्यूब पर जो कहानी चल रही होती है ना बहुत जगह पे, वो कहानी चल रही होती है कि सिर्फ इजी पढ़ाई है, सिर्फ वो पढ़ाई है जिसमें बच्चा ताली बजाए और मदारी का खेल चल रहा हो, उसको बहुत मजा आना चाहिए, नो मैटर कि वो रेलिवेंट है या नहीं है, नो मैटर वो परीक्षा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फेंकना ऐसे है जैसे एकदम बच्चा भाग ही जाए कि बेटा देखो यही सवाल है, कल पेपर में आएगा, बस डेटा बदल कर आएगा, ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल होता है। अच्छे अच्छे चैनल्स पे, रेप्यूटेड चैनल्स पे, मैं अभी देख रहा था किसी चैनल पे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लाइव वॉचिंग है, ठीक है, यही कर लो आएगा कल के पेपर में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत की कदर है, लेकिन इतना भी उसको पागल ना बनाए, क्योंकि यही बच्चा जब दिलो जान से एमटीएस की तैयारी करता है ना, और आप उसको पिछले 5 महीने से सिर्फ इजी कंटेंट दे रहे हैं, तो वो बेचारा क्यों फास्ट की तरफ भागेगा, क्यों टफ के क्वेश्चन की तरफ भागेगा। और जब वही बच्चा एमटीएस का पेपर दे के निकलता है तो रोते रोते निकलता है कि सर पेपर बहुत टफ आया था, उसमें उसकी क्या गलती है। अगर हम उसको थोड़ा सा शुरू से ये माइंडसेट दे देते हैं कि थोड़ा बेटा तुम जो है कैलकुलेशन पर भी ध्यान देके जाओ, तो क्या वो बच्चा पढ़ के नहीं जाता, ये बताओ, पहले पढ़ के जाता कि नहीं पढ़ के जाता। क्या हम थोड़ा सा उसको आसान की जगह पर थोड़ा अच्छा सवाल देते, वो पढ़ता कि नहीं पढ़ता। हमने आदत ही उसको लगा दी 100 मीटर रेस भागने की, वो बेचारा मैराथन कैसे भागेगा। तो पिछले 3-4 महीने में इतना ब्रेन वॉश कर दिया इजी कह के, और इजी क्यों कहा, क्योंकि शायद उन्हें भी टफ पढ़ाना नहीं आता या उस लेवल का पढ़ाना नहीं आता है। भाई देखो पेपर का लेवल बदल चुका है। आप अगर ये बात सोचते हैं कि एक चंद टुच्ची सी किताब को पढ़कर आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है आज के समय में, ठीक है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, मेरा छोड़िए, आप किसी भी टॉपर से, मैं तो टॉपर हूं ही, छोड़िए, आप किसी भी टॉपर की वीडियो देख लीजिए, वो क्या सजेस्ट करते हैं पता है। आप किसी भी टॉपर का यूट्यूब सजेस्ट करेंगे ना, तो वो सर्च करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आपको मैथ में किरण की किताब लगानी चाहिए, बस। इसके अलावा वो कुछ सजेस्ट नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं 7300 की किताब लगा लो। पता है वो आपको ये क्यों बताते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण मैं बताता हूँ क्या है। पहला कारण तो ये है कि ये 2 किताबें जो होती हैं वो एकदम बेसिक होती हैं, जिनको बनाना ही पड़ता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये 100% आपके सिलेक्शन के लिए उपयोगी नहीं होते। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2 किताब लगा लिया तो सिलेक्शन पक्का, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये उसकी जरूरत है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 1 किलोमीटर रेस भागना है तो कम से कम आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर रेस भागना पड़ेगा, वो आपका लेवल होगा, तब आप 1 किलोमीटर की रेस भाग पाएंगे। तो वही बात है कि अगर सीजीएल जैसे पेपर को या सीएचएसएल या सीपीओ जैसे पेपर को क्रैक करना है तो कम से कम ये 2 किताबें लगानी पड़ेगी। एक तो वो कारण होता है, और दूसरा कारण क्या होता है, वो होता है व्यूज लाने का। व्यूज लाने का मतलब क्या हो गया, बच्चा सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसको पसंद है, वो चीजों को देखना चाहता ही नहीं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ आपको ये चीज करना चाहिए या आपको 10 घंटे पढ़ने हैं अपने सिलेक्शन के लिए, आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, मैं आपको गारंटी कह रहा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई ऐसा करके आ जाए या पेपर के 10 दिन पहले एक ऐसी वीडियो आ जाए, 10 दिनों में सिलेक्शन पक्का, 10 दिनों में सिलेक्शन पक्का, आप जो है भागे भागे जाएंगे। अच्छा कौन सी वीडियो है जरा एक बार देख लेते हैं। ये थोड़ी आपकी भी सच्चाई है, बुरी लगे तो माफ करना। पेपर के 10 दिन पहले सर्च करते हो, पता है क्या, हाउ टू क्रैक सीएचएसएल, हाउ टू क्रैक सीजीएल। मजाक है,
हलवा है, ये बताओ। फिर तो वो बच्चा जो है वो तो नालायक है, जो 2 साल से पढ़ रहा है, जो 1 साल से पढ़ रहा है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किताबों में झोंक दी, जिसको कंसेप्ट 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 आता है। 10 दिन पहले सर्च करते हो CHSL स्ट्रैटेजी, MTS स्ट्रैटेजी, भैया कौन ग्रह से आए हो ये बताओ पहले, ऐसे होता है क्या, कहां पर देखे हो? और तब क्या सोचते हो, सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा। ईमानदारी से खुद से पूछते हो कितनी मेहनत किए हो, ऐसे टॉपर बन जाओगे? भाई मेरा जब मेंस का पेपर होता था ना, एक एक दिन में 3 3 4 4 मॉक टेस्ट लगाता था। और मैं क्या लगाता था, मेरे साथ बगल वाला बंदा जो है ना, सुबह के 6 बजे लाइब्रेरी आएगा, सूरज जब नहीं भी निकला होगा ना ठंडी के दिन में, 6 बजे वो लाइब्रेरी में रहेगा और रात के 1 बजे वापस लाइब्रेरी से जाएगा। मुश्किल से वो 4 से 5 घंटे की वो बंदा नींद लेता था, मैं बता रहा हूँ। 4 से 5 घंटे रूम में लेगा और 1 घंटे लाइब्रेरी में आके नींद लेगा बस। और उसके जो मॉक टेस्ट होते थे, एक एक दिन में मेंस के वो 5 मॉक टेस्ट लगाता था। अब बोलोगे सर 2 घंटे का तो एक मॉक टेस्ट होता है, 5 कैसे लगा लेता था? उसका पेपर ही 1.5 घंटे में खत्म हो जाता था। 150 नंबर के 190 नंबर 195 नंबर उसके आते थे। और उसको देख देख के मेरा मोटिवेशन इतना बड़ा था कि अगर वो 5 लगाएगा तो मैं 4 जरूर लगाऊंगा। और आप कह सकते हो सर एक वो किताब बताइए ना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और टीचर भी इतने भाई साहब महान, ऑनलाइन में पढ़ाएंगे ऑफलाइन में, मेरा शीट लगा लो सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारे पप्पा नौकरी लगवाएंगे क्या ये बताओ? कल मुखर्जी नगर में मैं गया, ठीक है, ऐसे ही खड़ा था किताब की दुकान पे, और वहां पर क्या आता है, एक डेमो वाला आता है। हाँ सर लीजिए ना, ठीक है, कौन सा इंस्पेक्टर बनेंगे बताइए। कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब का। आते हैं सर कौन सा इंस्पेक्टर बनेगा ये बता दीजिए। मैंने कहा अच्छा कौन सा इंस्पेक्टर बना रहे हो? तो सर देखिए इनकम टैक्स है, प्रिवेंटिव है, एक्साइज है, ऐसे करके 4 5 के नाम ले लिए। और वो कौन है? पर्चे बांटने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है भैया तुम बनाओगे? नहीं सर हमारे सर बनाएंगे। मैंने कहा सर क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे? तो मैथ्स पढ़ाते हैं। अब वो मैथ्स के XYZ टीचर होंगे जो ऑफलाइन के होंगे, जिनके बच्चे जो हैं ये बातें कह रहे थे। अब खुद बताओ क्या अकेला एक मैथ्स के दम पे आप किसी को इंस्पेक्टर बना सकते हैं? 250 नंबर का मैथ्स होता है, 250 नंबर का अंग्रेजी होता है, बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग वेटेज हैं, कैसे बना सकते हो? ये जो चोचलेबाजी चलती है ना, जो ये फर्जी वाला चलता है, 7300 लगा लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, लाल किताब लगा लीजिए हो जाएगा, सब बकवास की बातें हैं, सब बकवास की बातें हैं। कोई एक टॉपर को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो और वो ये बोल दे कि मैंने आज तक कोई किताब नहीं लगाई फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मान ही नहीं सकता। या वो ये बोल दे कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। वास्तविकता पे बात करिए, वास्तविकता से हटकर मत बात करिए, वो गलत है। बच्चों को गुमराह मत करिए। आने वाले जनरेशन को आप क्या सीख दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप उनको? कि आप अगर 2 साल भटके हैं तो वो क्या आपसे ज्यादा भटके हैं, ये बताओ पहले। जो वास्तविकता है वो है। बच्चों वाली कहानी ना करो कि बेटा जो है थोड़ी सी ही दूर है। जैसे मैं जो है, मैं बार बार बोलता हूं, कल मैं गुरुकुल में भी पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो मैंने यही बात कही कि एक बार मैं वैष्णो देवी के सफर पे निकला था, ठीक है, बचपन में 10 साल 12 साल का था, तो पापा मुझे लेके जा रहे थे वैष्णो देवी। मैं बार बार पूछूंगा पापा और कितनी दूर है, तो बेटा बस थोड़ी ही दूर आ गया, थोड़ी ही दूर आ गया। तो वो कहानी नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना पढ़ना है वास्तविकता में, क्योंकि आपसे उतना भी कवर नहीं होता है। बहुत बच्चों को तो 1.5 साल तैयारी करने हो जाता है और 1.5 साल में वो कोई एक ढंग की किताब नहीं लगाते। उनको पता है अच्छे से कि अगर मुझे अपना जीके इंप्रूव करना है तो मुझे लूसेंट को रटना पड़ेगा, लेकिन उसे एक लूसेंट नहीं रटा जाता है। और उम्मीद क्या करते हैं कि भैया इंस्पेक्टर काहे नहीं बन रही है बताओ, क्यों इंस्पेक्टर नहीं बन रहा? अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ दूं कि सिमली पार्क कहां पर है, सिमली पाल जो है, सिमली पाल जो है वो कहां पर है, पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। कासरगोड़ा कहां पर है, वो नहीं बता पाएंगे। आलू संस्थान कहां पर है, वो नहीं बता पाएंगे। उम्मीद क्या करेंगे कि भैया हमारा सिलेक्शन काहे नहीं हो रहा। कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन, तुम ही बताओ। मेहनत करते हो, सिर्फ एक किताब पढ़ना है और विदेशों में बैठ के 4 5 लाख रुपए की महीना कमाओगे, विदेश मंत्रालय में जाके, रेलवे में जाके बढ़िया पोस्ट कमाओगे। सिर्फ एक किताब, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो मैथ की हो, सिर्फ एक एक किताब पहले कोई पकड़ो तो सही। मॉक टेस्ट तो बाद में दे लेना, रिवीजन तो बाद में कर लेना, पहले पढ़ो तो सही। तो वही नहीं पढ़ा जा रहा है। और क्या उम्मीद करते हो, सर्च करते हो हाउ टू क्रैक CHSL इन टेस्ट। हंसी आती है मुझे कभी कभी, सच बताऊं तो। 10 दिन में CHSL क्रैक करेंगे ये लोग और 10 दिन में GD क्रैक करने वाले हैं। कैसे कर सकते हो यार ये बताओ? तुम्हारे हिसाब से तो अगला बंदा पागल है ना फिर। और टीचर भी ऐसे हैं, 10 दिनों में करवाएंगे क्रैक। कैसे करवा लोगे यार? तुम्हारे घर से नौकरी आ रहा है या तुम्हारे चच्चा बांट रहे हैं, ये बताओ पहले। लाल किताब लगा लो, सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन। चलो मैं 5 बार लगाता हूं उस किताब को, गारंटी दे रहे हो लिखित रूप में। पीके मूवी देखे हो ना, ठप्पा कहां है, चलो ठप्पा लिख के दो, मैं 10 बार तुम्हारी किताब लगा लूंगा, हो जाएगा तो बताओ।
नहीं होता ना भाई ऐसे, तो ये चोचलेबाजी में मत रहा करो, इतना जान लो कंसेप्ट का खेल है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हारी प्रैक्टिस है, तो तुम्हारा पेपर में नौकरी, तुम्हारा नौकरी लगना तय है। तुम फालतू के बकवासबाजी में ना भागो। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये फालतू के बकवासबाजी में रह जाओगे। ठीक है, कुछ ना होने वाला है। ठीक, जितने बड़े हमारे मोदी जी फेंकने में हो चुके हैं, उससे ज्यादा तो भाई साहब हमारे इंडस्ट्री में कुछ लोग भी हो चुके हैं। किताब लगा लो, सिलेक्शन हो जाएगा, घर से आएंगे यहाँ पे सिलेक्शन। चलो सवाल देखो, सवाल में क्या बोला है। कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसी ऐसी हवाबाजी की बातें चलती है ना, कभी कभी सुन के मुझे दुख होता है कि आ रहे जो बच्चे हैं उनको मैसेज क्या मिल रहा है, आप क्या मैसेज उनको देने जा रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं उनको, ये बताइए पहले। कोई जहर ही बांटता है, कोई एंटीडोट ही बांटता है, क्या जहर बांट रहे हो ये बताओ। तुम्हारे पेपर, तुम्हारे शीट का तो 2 सवाल पेपर में आया नहीं, जिनका 2018 में प्री निकला था, 19 में उनसे मेंस नहीं निकला। ठीक है, जिनका मेंस भी हुआ था उनका अगले साल में प्री में नहीं हुआ। क्या जहर दोगे बताओ, बच्चों का भविष्य खा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो और कुछ ना कर रहे। अब बच्चे खुश हैं, ताली बजा रहे हैं, वाह भाई वाह वाह, चल रहा है एकदम बढ़िया है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा आसान चाहिए, थोड़ा आपको भी कम चाहिए, कि हमें भी थोड़ा जो है वो कम हो। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं, देखो भाई किरण में, अगर मान लो किरण छोड़ो, अगर तुम्हें नाउन सीखना है तो तुम्हें कम से कम नाउन के 500 सवाल तो लगाने पड़ेंगे। तुम बोलोगे मास्टर पागल है यार, 500 सवाल बोल रहा है, इतना हम लगाने जाएंगे? 500 सवाल लगाएंगे तो हमको नाउन नहीं आ जाएगा, फिर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग जाएगी, तो फिर हम जाके रोएंगे कैसे लोगों के पास कि मेरा नौकरी नहीं लग रहा है। हम नहीं लगाएंगे सवाल, तभी तो हम जाके रोएंगे लोगों के पास, देखो यार मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, मेरा नंबर नहीं बढ़ रहा है। तुमको पता है यार कि तुमको अगर परसेंटेज में अपना डाउट क्लियर करना है, अगर तुमको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, तो लगाओ ना 200-300 सवाल उससे, जो भी किताब तुम्हारी इच्छा करे लगाओ तो सही। पहले डाउट है तो पूछो, टेलीग्राम पे टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर रखा है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन करके क्रिएट कर रखा है, उस पर भेजो सवाल। तुम्हारे आंसर नहीं आए तो कहना पढ़ोगे है नहीं, फिर बोलोगे नौकरी नहीं लग रही है। अब एक स्टूडेंट पे कल रात को मेरे को इतना गुस्सा आया, कल रात को मेरे को 12 बजे वो फोन करता है, सर मैं सुबह के लेके 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मैं नौकरी करता हूं, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी करता हूं, आप मुझे बताओ कि सर क्या मेरा पेपर निकल पाएगा? अभी गधा कैसे निकलेगा? तुम एक बात बताओ ना भाई, तुम सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक तुम नौकरी कर रहे हो, तुम पढ़ोगे कब? तुम हमको ही तो बता दो खाली। हो सकता है क्या कुछ बातें वास्तविकता पे तो करो पहले। तुम पार्ट टाइम जॉब कर लो, तुम जो है कुछ टाइम जॉब कर लो, बातें ऐसी सर सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी। बेचारा थका हार आएगा, वो क्या पढ़ेगा ये बताओ? और उसमें भी कोई ऐसा वो वीडियो सर्च मारेगा 5 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कैसे हो जाएगा यार? तो ये सब जो है ना, थोड़ा सा समझदारी पे अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, बहुत फायदे में रहने वाले हैं। और थोड़ा सा आप लोग भी है ना मेहनत किया करो, मेहनत नहीं करोगे तो बहुत नुकसान में चले जाओगे, इस बात का ध्यान रखो। लोग हैं पागल बनाएंगे, बिजनेस का काम चल रहा है, ठीक, तो बिजनेस मत होने दो, अपने करियर का थोड़ा सा ध्यान रखो। लास्ट सवाल है आज का, कर लेते हैं, इतना जो सवाल है ये कर लेते हैं, और इसकी जो शीट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और रोज शाम 8:30 बजे लाइव रहा करो, बहुत ऐसी बातें हैं जो बतानी होती है, जिस वास्तविकता में जी रहे होते हो ना वो सच्चाई नहीं होती दुनिया की। ठीक है, अभी दुनिया बहुत कुछ दूर है, अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। ये जो भटकाव है आपका यूट्यूब पर, खत्म कर दूंगा मैं सारे भटकाव। ठीक है, सवाल देख लो अब। एक आदमी 4 दर्जन अंडे 4 दर्जन जो है, ठीक है, 4 दर्जन अंडे 24 रुपए में खरीदता है। बोला गया है कि इसका हिंदी तो देखो, हिंदी को गोली मारो, हिंदी हटाओ, इंग्लिश देखो। अ मैन बॉट 4 डजन एग्स एट ₹24 पर डजन। 4 दर्जन खरीदा कितने के दर से? 24 रुपए दर्जन से। फिर 2 दर्जन खरीदा है कितने के दर से? 32 के दर्जन से। 20% का फायदा कमाना है, कितने में बेचेगा? सबको मल्टीप्लाई मत करो, 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो उसका चाहो तो। देखो ये दर्जन 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 वर्ड हर जगह पर है ना, इस दर्जन को काटो, बहुत परेशान किए हुए। डजन एक्स, ठीक है, और यहां पर डजन, यहां पर भी काटो, जहां जहां डजन दिखे डजन काटते जाओ। अब ये सवाल देखो कितना बहुआ वाला सवाल बन गया। 4 सामान को खरीदते हैं 24 रुपए में, ठीक है, प्रत्येक सामान देखो पर डजन मैंने कहा ना, डजन को काट दो। एक सामान को खरीद रहे हैं 4 रुपए में, तो 4 को कितने में खरीदोगे? तो बोलोगे सर 96 रुपए में। ठीक, उसी तरीके से एक सामान को 32 रुपए में, तो 2 सामान को कितने में खरीदोगे? 64 रुपए में। ये तुम्हारा क्या हो गया? तो ये तुम्हारा खरीद का दाम हो गया, ये तुम्हारा सीपी हो गया। और बोला गया है 20% का लाभ कमाना चाहते हो। कितने का लाभ कमाना चाहते हो? 20% का। ठीक है, तो अब यहां बताओ ये जो सीपी आया है, ये सीपी कितने पर आया है? तो ये टोटल आर्टिकल पर सीपी आया है,
टोटल वस्तुओं पर आया है। अगर एक वस्तु पर पता करना हो तो क्या करेंगे, 4 जमा 2 यानी इसको 6 से भाग कर देंगे। अब ये एक आर्टिकल का हमारा सीपी आ गया है और हमको 20% का फायदा कमाना है। 20% का फायदा का मतलब 1/5 का फायदा, तो इसको हम कितने से गुना कर देंगे, इसको हम 6/5 से गुना कर देंगे। आपका आंसर आ गया, बात खत्म। सेकंडों में बनाओ, क्या दिक्कत है, 6 से आपका 6 खत्म हो जाएगा। 96 में 4 जोड़ोगे तो 100, 160/5, 160/5 उत्तर कितना आएगा बताओ, तो 5 दिए के 15, 32 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आंसर होगा। बस इतना ही का सवाल है। दोबारा से देख लो, डजन 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 डजन, हर जगह दर्जन को काटो, बात खत्म। अब ऐसे समझो, एक सामान 24 रुपए का है तो 4 कितने का होगा, 96 रुपए का। एक सामान जो है वो तुम्हारा 32 रुपए का है तो 2 सामान कितने का होगा, 64 रुपए का। ये टोटल सामान आ गया कितने का, तो 160 रुपए का। 160 रुपए में कितने सामान खरीदे हो, तो 160 रुपए में 4 जमा 2 यानी 6 वस्तु खरीदे हो। तो 160 रुपए में 6 वस्तु खरीदी, 6 से भाग कर दोगे, एक वस्तु की कीमत निकल जाएगी। 20% का लाभ कमाना है यानी उसको 6/5 में बेचना है। 6 से 6 खत्म, 160/5 32 आ जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। और एक जो छोटा सा सवाल है, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और हमेशा जो है ना बहुए लेवल पे प्रैक्टिस ना करो, बर्बाद हो जाओगे। समझ में आया बात, ठीक है। थोड़ा ढंग के लेवल पे प्रैक्टिस करो तो फायदे में रहोगे। तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना बनाकर, और ना बने तो समझ लेना कि अभी तैयारी में बहुत कमी है, अभी थोड़ा सा लंबी छलांग और मारना है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ठीक। चलो, और टेलीग्राम से जरूर पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ये टेलीग्राम से जो है, दोनों टेलीग्राम चैनल हमारे हैं जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी जो हमारा सीरीज चल रहा है, आज हमारा जैसे 12वां दिन था, इस 12 दिनों में मैंने काफी कुछ पढ़ाया है। 7 दिन आपको परसेंटेज पढ़ाया, 5 दिन लाभ और हानि पढ़ाया, कल बेईमान दुकानदार पढ़ाऊंगा आपको। फिर उसके बाद जो है, ये बेईमान दुकानदार ऑनलाइन वाले नहीं, बेईमान दुकानदार ऑफलाइन वाले, मतलब दूध वाले, व्यापारी वाले, ये वाले, उनकी बेईमानी के बारे में बताएंगे आपको। और फिर उसके बाद जो है तब हम बट्टा वट्टा भी पढ़ेंगे, तो हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे, समझे। और यहाँ पर कोई ऐसा शीट नहीं है जिसको लगाने से आपका 100% सिलेक्शन होगा, बस इस बात को जान लीजिए। सिलेक्शन होगा तो बस एक ही चीज पे, वो आपकी अपनी मेहनत की वजह से। आप अपना मेहनत करेंगे, आप अपना 100% देंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है, ठीक। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, और बाकी जिन्हें एप्लीकेशंस के प्लस कोर्सेज के बारे में जानना है तो एक और बात बता दूं, ये हमारा वीओडी कोर्स है। इस वीओडी कोर्स में मैंने आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा मैथ, ठीक। इसमें पूरा कंप्लीट है और पूरे टाइप वाइज आपको, लेवल वाइज हर तरह की शीट आपको मैंने दे दी है, ठीक है, जिसको आप पढ़कर अपना सिलेक्शन अच्छे से ले सकते हैं। एडवांस मैथ की इसकी शीट ऐसी है जिसके लिए मुझे नहीं लगता है मार्केट में कोई किताब खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। थ्योरी भी उसी में है, क्वेश्चंस भी उसी में है और काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से अरेंज्ड है। तो आप इस बैच को अगर लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। फीस बहुत कम है इसकी, सिर्फ 699 रुपये है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं और बैच ले सकते हैं। जिन्हें लाइव बैच अटेंड करना है, मेरा एडवांस मैथ से अटेंड करना है, तो वो हमारा नया बैच शीर्षा बैच ले सकते हैं। इसकी भी फीस 699 रुपये है। और इतना है कि ये कंटेंट इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए कि आपके किसी भी एग्जाम्स का प्री आराम से निकल जाएगा। मेंस तक के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन फिर बात आती है वहीं प्रैक्टिस की, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका मेंस होगा, ठीक। तो सभी शीट्स मैंने यहाँ अपलोड कर रखी हैं। आपकी ये डेली लाइव क्लास चलती है, ये आप इसको भी अटेंड कर सकते हैं। और जाते जाते जो है, आपसे मैं रिक्वेस्ट तो नहीं करने वाला, लेकिन हाँ ज़रूर एक हमारा तरफ से जो आपका सपोर्ट है, जो एक प्यार है, वो ज़रूर रहेगा कि हाँ, अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा बहुत कायदे वायदे से पढ़ लो, समझे बात, ठीक है। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो जो 10 दिन में सिलेक्शन दिलाने वाले हैं और इंस्पेक्टर बनाने वाले हैं। सब बेकार की बातें हैं, कुछ ना होता, ठीक है। चलो, तो खुश रहो, मस्त रहो, मिलते हैं कर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, समझे कि नहीं। ये नहीं सब्सक्राइब करोगे ना तो आके घर पे सब्सक्राइब करवाएंगे। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, बाय, ध्यान रखो अपना।